यस, गुड इवनिंग एवरीवन। क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं थ्योरी। ठीक है, कॉस्टिंग की थ्योरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, जिसमें अगर आपको पता हो तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डे 1 में कि अगर आपको क्वेश्चन अटेंड करना है ना अच्छे से, तो उसके लिए क्या करना है, 100% कंसेप्चुअल क्लियरिटी। पूरी बुक में जितना आपका सिलेबस है ना, वो 100% आपको क्लियर होना चाहिए। कहाँ से क्वेश्चन पूछते, जिसमें मैंने बोला था कि प्रैक्टिकल पोर्शन कुछ है ना, जहां से कंसेप्ट तो आपको पता होना ही चाहिए, प्लस क्वेश्चंस भी आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक, और कुछ मैंने बोला था कि कंप्लीटली थ्योरेटिकल पोर्शन है, जहां से थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यू आ सकते हैं, पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनते। जब मैंने बैच स्टार्ट किया था तो इस पोर्शन को मैंने पढ़ा रखा है आपको। हर एक चैप्टर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हमने प्रैक्टिकल में क्या क्या पढ़ा और क्या क्या थ्योरी के लिए छोड़ दिया था, और वो चीज हम पढ़ेंगे। अगर थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करूं तो चैप्टर नंबर 1 जो है, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये कंप्लीट थ्योरेटिकल पोर्शन है। अब थ्योरी का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे वैसे थ्योरी नहीं आता, यहाँ पे थ्योरी आता है एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच बेस्ड। तो थ्योरी भी पढ़ के आपको उतना ही मजा आएगा जितना प्रैक्टिकल पढ़ के आया। प्रैक्टिकल पढ़ाते टाइम जब मैं कंसेप्ट पढ़ाता था ना, तो कंसेप्ट तो थ्योरी फॉर्म में ही होता है, तो जैसे समझाता था यहाँ पे भी आपको वैसे ही मजा आने वाला। बच गया चैप्टर 2 से लेके 15 तक, करेक्ट। अब चैप्टर 2 से लेके 15 तक में सारे चैप्टर्स में प्रैक्टिकल भी है एंड थ्योरी भी है। प्रैक्टिकल चैप्टर्स का 95% पोर्शन है, और थ्योरी जो कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, ये 5% पोर्शन है। हमने ये जो पोर्शन है ना, चैप्टर नंबर 2 से लेके 15 तक का 95% पोर्शन कंप्लीट किया है। बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट जो प्रैक्टिकल में हमने पढ़े हैं, वहां से भी थ्योरी क्वेश्चन पूछता है, और वो प्रैक्टिकल में हो चुका है, तो आप इजिली कवर कर सकते हैं। जब मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा अभी थ्योरी, आपको याद दिलाता रहूंगा कि ये चीज मैंने वहां पढ़ाई थी, ये चीज मैंने वहां पढ़ाई थी, ये चीज अब पढ़नी है। क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको कवरेज लिखाता था, प्रॉपर सिलेबस लिखाता था कि कौन से चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें से क्या क्या थ्योरेटिकल पोर्शन है, क्या क्या प्रैक्टिकल पोर्शन है, और फिर बकायदा प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ाता था। ठीक है, यहाँ पे अगर थ्योरी की बात करूं तो ये जो थ्योरी है ना, बचे हुए चैप्टर्स में थोड़े थोड़े छोटे छोटे, एक किसी चैप्टर में एक क्वेश्चन का है, किसी में 2-3 क्वेश्चन का है, किसी में है भी नहीं, किसी में 2 क्वेश्चन का है, किसी किसी चैप्टर में हमने जो पढ़ लिया है वो भी सफिशियंट है, थ्योरेटिकल पोर्शन सारे पोर्शन कवर किए। पर जो चैप्टर नंबर 1 है, ये एक्सक्लूसिव थ्योरी है, यहाँ से आता ही आता है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। ठीक, उसके बाद चैप्टर 2 से लेकर 15 तक का जो पोर्शन बच गया है वो भी पढ़ेंगे। समझ में आया क्या? अगर आप बात करोगे तो बहुत प्यारा तरीके से हैंड रिटेन नोट्स, एकदम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में यहाँ पे बना रखा है। इसी नोट से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक, और ये नोट्स आप लोगों को क्लास लेने के बाद मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी जितना इस लेक्चर में कवर्ड होगा थ्योरी, उतना आपको टेलीग्राम पे डल जाएगा। ठीक है, और जब इसका सेकेंड पार्ट आए, बचे हुए थ्योरी कवर्ड हो जाए, तो पूरा ही पीडीएफ एक बार और डाल दूंगा, जिसमें सारे थ्योरी जितना जो पढ़ाया है वो कवर्ड हो जाए। एक बच्चे ने क्वेरी पूछी थी, पहले वो ले लेता हूं 2 सेकंड में, कैपिटल बजटिंग का था, फिर आते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन में। ठीक, आपको याद होगा जब हमने सेल्वेज वैल्यू की बात करी थी ना, तो मैंने बोला था सेल्वेज वैल्यू लेते हैं पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू, करेक्ट, पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू। और मैंने बोला था पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू कैसे निकलता है, सेल्वेज वैल्यू में से WDV घटाओगे तो ये आएगा प्रॉफिट या लॉस,
करेक्ट। अगर प्रॉफिट आता है तो टैक्स पेबल आएगा, जो कि कैसे निकलता है, प्रॉफिट इनटू टैक्स रेट। अगर लॉस का केस हुआ, लॉस आया तो टैक्स सेविंग आएगी। अभी बच्चे क्वेश्चन क्या है एक्सप्लेन करता हूं, एक बार याद दिला दूं आप लोगों को। और ये मैंने बोला था लॉस इनटू टैक्स रेट, करेक्ट। अब देखो मैंने आपको समझाया था कि स्टेट लाइन मेथड से अगर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं, टैक्सेशन में स्टेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन हम क्लेम कर रहे हैं, तो सैलवेज वैल्यू और डब्ल्यूडीबी सेम ही आएगा। अगर ये 10,000 है तो ये भी 10,000 आएगा लास्ट में। क्यों? क्योंकि स्टेट लाइन मेथड से जो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है वो है कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ। तो अंत में तो सैलवेज वैल्यू ही बची रहेगी, डब्ल्यूडीबी और सैलवेज वैल्यू बराबर होगा, तो प्रॉफिट लॉस कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस कुछ होगा नहीं तो टैक्स पेबल का बात ही नहीं बनता। ना प्रॉफिट है ना लॉस है तो ना टैक्स सेविंग है ना टैक्स पेबल है। इतना समझ में आया आपको? फिर मैंने आपको बोला था यही अगर डब्ल्यूडीबी से डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है तो ऑब्वियसली सैलवेज वैल्यू कुछ और होगा, डब्ल्यूडीबी कुछ और होगा। कहाँ गया? हाँ, डब्ल्यूडीबी कुछ और होगा और उस केस में आपको टैक्स पेबल और टैक्स सेविंग आएगा। फिर बच्चे का अब डाउट क्या था? बच्चे का डाउट था सर इस ये जो आपने बोला ये मैं समझ गया, लेकिन जब आपने रिप्लेसमेंट डिसीजन पढ़ाई, डिसीजन जब आपने कराया तो वहां पे आपने स्टेट लाइन मेथड दिया था क्वेश्चन में और आपने निकाल दिया पोस्ट टैक्स सैलवेज वैल्यू, करेक्ट। एक क्वेश्चन ध्यान देना जहां पे स्टेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन तो चार्ज हो रहा था, पर क्या बोला, टैक्स पर्पस के लिए पूरा ही डेप्रिसिएशन अलाउड हो चुका है, टैक्स पर्पस के लिए डब्ल्यूडीबी नील है। तो उस केस में तो प्रॉफिट लॉस आएगा ना, क्योंकि सेलवेज वैल्यू मान लो 20,000 है, ये तो है, और डब्ल्यूडीबी नॉर्मल स्टेट लाइन मेथड से भी 20,000 आना चाहिए, लेकिन टैक्स पर्पस से अगर पूरा आपको कॉस्ट अलाउ हो गया एज अ डेप्शन तो डब्ल्यूडीबी तो नील आएगा, उस केस में आएगा, क्योंकि वहां पे जो डब्ल्यूडीबी है वो नील है, फिर प्रॉफिट लॉस आएगी। अगर टैक्सेशन के लिए डेप्रिसिएशन आपको फुल्ली अलाउड हो चुका है तो पूरा कॉस्ट आपने एज ए डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, उस केस में डब्ल्यूडीबी नील है। अब जो सेलवेज वैल्यू है वहां पे टैक्स आपको निकालनी पड़ेगी। अगर ये नहीं दिया होता, नॉर्मल सिर्फ स्टेट लाइन मेथड की बात होती, तो आप देखोगे डब्ल्यूडीबी और सेलवेज वैल्यू अंत में सेम रहता है, और वो केस ये था नहीं। ये क्या था कि टैक्स पर्पस के लिए फुल्ली डिप्रिसिएट हो चुका है इसे, तो डब्ल्यूडीबी एज पर इनकम टैक्स आएगा नील, और हमें जो निकालना है वो एज पर इनकम टैक्स निकालना है, क्योंकि हम तो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो टैक्स रूल्स को ध्यान में रख के करेंगे। मैंने बोला भी था आपको, डिप्रिसिएशन हो या टैक्सेशन हो, ये दोनों किसके अनुसार, एज पर इनकम टैक्स के अनुसार आपको करना है, तो ये कंफ्यूज ना होना। अगर दोनों सेम होता, सेलवेज वैल्यू और डब्ल्यूडीबी, मैं टैक्स पेबल निकालता ही नहीं, तो पोस्ट टैक्स करता नहीं, पर वहां पे डब्ल्यूडीबी नील था। ठीक, चलो एक और डाउट था, कल एक क्वेश्चन करा दूंगा आप लोगों को जिसमें डब्ल्यूडीबी मेथड से किया हो रिप्लेसमेंट डिसीजन का, करेक्ट। लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आया था वो डब्ल्यूडीबी मेथड से रिप्लेसमेंट डिसीजन का था, वो भी एडिशनल क्वेश्चन के रूप में कल कर लेंगे कि आप लोगों की थोड़ी बहुत जो भी है कंसेप्ट जितना इजी जो हमने पढ़ा है उसी के बेस पे थोड़ा लेंदी हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो अब आते हैं कॉस्टिंग की थ्योरी पे, करेक्ट। ठीक है, आओ जरा, सबसे पहले बेसिक टर्म से स्टार्ट करते हैं। बड़े ही सिस्टमैटिक वे में चैप्टर को मैंने क्लासिफाई किया है। ठीक, एक बार थ्योरेटिकल पढ़ लेंगे तो जरा इस चैप्टर का एमसीक्यू भी देखेंगे, जो कि इंस्टीट्यूट की बुक में है, वो वाले एमसीक्यू कि क्या एमसीक्यू पूछा है। ठीक है, एक बार आप देखोगे, जब थ्योरी में रिवाइज करा दूंगा, पढ़ा दूंगा, एमसीक्यू आपको बिल्कुल भी लगेगा कि एक बच्चों लेवल का एमसीक्यू है जो इंस्टीट्यूट की बुक में पूछ रखा है। ठीक, आओ जरा बेसिक टर्म में कुछ मीनिंग देखेंगे। सबसे पहले कॉस्ट, सबसे पहले कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो भी गुड्स है सर्विस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको प्रोड्यूस करने में जितना भी खर्चा लगता है ना उसको कॉस्ट बोलते हैं। मान लो एक प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं, ये पेन, या पार्ले जी बनाती है बिस्किट, लेज बनाता है लेज,
उसको बनाने में जितना भी खर्चा लग रहा है उसके लिए वो क्या है, कॉस्ट है ना। तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, जितने भी रिसोर्सेज लगे इसको बनाने में, मटेरियल लगा, लेबर लगा, और भी खर्चे वगैरह लगे, सारे रिसोर्सेज को जोड़ दूंगा तो कॉस्ट पता चलेगा। या फिर इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, वेदर एक्चुअल और नोशनल। एक्चुअल का मतलब तो वो जो कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, जो मुझे खर्च करना पड़ा। नोशनल का मतलब ऐसे खर्चे जो एक्चुअल में मेरे पॉकेट से गया नहीं, मुझे खर्च करना नहीं पड़ा। जैसे कि मान लो मैं काम कर रहा हूँ, अपनी ही सैलरी मैंने खर्चे में जोड़ दिया, कोई सेल्फ को सैलरी तो देगा नहीं, है ना। इम्प्यूटेड कॉस्ट भी इसको बोलते हैं, नोशनल कॉस्ट भी बोलते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जनरली नोशनल कॉस्ट कहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, कॉस्ट का हिस्सा डिसीजन मेकिंग में, रेगुलर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में नहीं, डिसीजन मेकिंग में। पर है तो वो कहीं ना कहीं कॉस्टिंग में यूज हो रहा है एज अ कॉस्ट का हिस्सा, तो इसीलिए लिखा है एक्सपेंडिचर एक्चुअल और नोशनल। किस लिए, इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स सर्विस और एक्टिविटी। गुड्स बनाने के लिए गुड्स, सर्विस डिलीवर करने वाले के लिए कॉस्ट क्या है, वो सर्विस प्रोवाइड करने का। एक टीचर के लिए एक कोर्स पढ़ाने में जो खर्चा लग रहा है वो पता करेगा ना, तो कोर्स का कॉस्ट क्या हो गया, कॉस्ट, है ना। तो रिसोर्सेज कंज्यूम्ड, जितना भी रिसोर्सेज इसको लगेगा फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज बोलते हैं, या फिर दूसरे तरीके से लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर वेदर एक्चुअल और नोशनल। नोशनल एक्सपेंडिचर का भी कंसेप्ट आता है, पूरी कॉस्टिंग में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ठीक। नोशनल एक्सपेंडिचर डिसीजन मेकिंग में कई बार लिया जाता है। दूसरा टर्म से इससे मिलता जुलता कॉस्टिंग। अब कॉस्ट में ही आईएनजी लगा है तो कॉस्टिंग हो गया। कॉस्टिंग का मतलब, मान लो इसमें कितना खर्चा लगा ये मुझे पता करना हो, तो जो प्रोसेस है ना पता करने का, सारे खर्चे जोड़ूंगा फिर तो पता चलेगा कॉस्ट कितना इनकर्ड हुआ। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉस्टिंग। कॉस्टिंग इज अ प्रोसेस एंड टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग कॉस्ट। इसका कॉस्ट पता करना है ना, इस प्रोसेस को कॉस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एग्जाम बाद आप लोग गोवा गए, फ्रेंड्स के साथ ट्रिप करके आए, और गोवा ट्रिप के बाद घर आने के बाद आप देख रहे हो कि कितना खर्चा हुआ। करेक्ट, आपने सारे एक्सपेंस को जोड़े, आपको पता चला 80,000 खर्चा हुआ। करेक्ट, ये जो खर्चा निकाल रहे हो ना, सारे खर्चे को जोड़ जोड़ के पता कर रहे हो, इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉस्टिंग। और जितना ये एक्चुअल में आप खर्च करके आपको पता चला, ये है आपके लिए कॉस्ट, गोवा ट्रिप के लिए, है ना। तो कॉस्टिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग कॉस्ट। थर्ड है कॉस्ट अकाउंटिंग। करेक्ट, अब जहां पे भी अकाउंटिंग आता है वहां पे क्या आता है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करना, है ना, स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, इस पूरे प्रोसेस को अकाउंटिंग कवर करता है। तो अकाउंटिंग बस एक छोटा प्रोसेस नहीं, कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक। अकाउंटिंग एक कंप्लीट प्रोसेस है जो कि कहाँ से शुरू हो रहा है। अब मान लो इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करनी है तो मुझे कॉस्ट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। इस प्रोडक्ट का प्रॉफिट करना, अगर मुझे पता करना है तो इससे कितना रेवेन्यू हुआ, कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ, सारे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में हमने पढ़ा था, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का ही हिस्सा है, ठीक। जर्नल एंट्री पास करना, लेजर बनाना, कॉस्ट क्लासिफिकेशन भी आता है। कॉस्ट क्लासिफिकेशन क्यों, हमें पता है प्रोडक्ट कॉस्ट में सिर्फ नॉर्मल कॉस्ट आता है, अब नॉर्मल कॉस्ट इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो कॉस्ट क्लासिफाई नहीं करेंगे, नॉर्मल क्या है अब नॉर्मल क्या है, तो कैसे पता चलेगा, है ना। तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन हो गया। और एंड कहाँ पे होता है, ये पूरी अकाउंटिंग का प्रोसेस रिकॉर्ड करने से लेके कॉस्ट क्लासिफाई, प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिक स्टेटमेंट, जैसे कि कॉस्ट शीट हो गया, कॉस्टिंग पीएल हो गया, जिससे हमें प्रॉफिट पता करना हो, कॉस्ट पता करना हो, ठीक। साथ ही में कंट्रोलिंग कॉस्ट, जिसको कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन भी बोलते हैं। समझ में आया क्या, कॉस्ट क्या था, किसी भी प्रोडक्ट में कितना रिसोर्स कंज्यूम हुआ, कितना एक्चुअल में एक्सपेंडिचर लगा, ये कॉस्ट। कॉस्ट पता करने को कॉस्टिंग बोलते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग कंप्लीट प्रोसेस है जो रिकॉर्डिंग ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज से लेके उसको क्लासिफाई करना, पीरियोडिक स्टेटमेंट बनाना, कॉस्ट कंट्रोल करना। जब आप कॉस्ट पता करोगे तभी तो कॉस्ट कंट्रोल कर पाओगे, है ना। तो ये कंप्लीट प्रोसेस को कॉस्टिंग बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। अगला है कॉस्ट अकाउंटेंसी। जहां पे भी अकाउंटेंसी ये वर्ड आ गया ना, टेंसी, इसका मतलब है हम किसी भी, यहाँ पे आ जाओ, कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब है कि आप कॉस्टिंग का और कॉस्ट अकाउंटिंग का नॉलेज यूज करें डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक। इसका मतलब है एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रिंसिपल मेथड, क्यों, फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजन लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर मुझे डिसीजन लेना हो, ठीक है, कोई ऑफर एक्सेप्ट करूं कि ना,
एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, उसके लिए कॉस्टिंग का नॉलेज यूज करूंगा, है ना। रिलेवेंट कॉस्टिंग मैंने पढ़ा रखा है मार्जिनल कॉस्टिंग में, करेक्ट। तो जहां पे भी आप कॉस्टिंग का नॉलेज, कॉस्ट अकाउंटिंग का नॉलेज यूज कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, किससे रिलेटेड डिसीजन, कंपनी का पूरा डिसीजन नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन, प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी का डिसीजन, प्रोडक्ट का कॉस्ट कंट्रोल करने का डिसीजन, इस डिसीजन लेने के लिए अगर कॉस्टिंग का और कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रिंसिपल मेथड को यूज करते हो, उसको कॉस्ट अकाउंटेंसी बोलते हैं। टेंसी वर्ड का मतलब ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। यही मैंने लिखा है, फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग किस चीज का है, कंपनी में तो बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं, सारे डिसीजन नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड। कौन से डिसीजन, एक प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पता करना हो तो कॉस्ट कितना लग रहा है, प्रॉफिट में है कि नहीं, ठीक। और दूसरा कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। अगला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। अगला क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वर्ड से ही क्लियर है, अकाउंटिंग का या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का या कॉस्ट अकाउंटिंग का कंसेप्ट जब मैनेजमेंट यूज करता है ना अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, मैनेजरियल डिसीजन के लिए, तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मान लो मैनेजमेंट टैक्सेशन प्लानिंग करता है, मैनेजमेंट बजटिंग करता है फ्यूचर के लिए, ठीक। इन सारे चीज के लिए अकाउंटिंग का कंसेप्ट तो यूज होता होगा, कहीं कहीं पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी कंसेप्ट यूज होता है। तो कहने का मतलब एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस लिए, बाय मैनेजमेंट टू टेक साउंड डिसीजन, टू टेक मैनेजरियल डिसीजन। और मैनेजमेंट के डिसीजन स्टेक होल्डर का वैल्यू बढ़ाने के लिए होता है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ स्टेक होल्डर, तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या क्या आता है, बजटिंग आता है, टैक्सेशन आता है, प्लानिंग आता है, ये सारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए यही सब तो चीजें करता है, तो ये जो अकाउंटिंग मैनेजमेंट कर रहा है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ठीक। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोई कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए नहीं बनता है। मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ अकाउंटिंग करते हैं ना, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया बजटिंग, बजटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। समझ में आया क्या। अगला है कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एनीथिंग फॉर विच सेपरेट कॉस्ट इज असर्टेन। कोई भी ऐसी चीज जिसका कॉस्ट हम पता करना चाहते हैं ना, उसको कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जो भी कंपनी जो चीज बनाती है ना, उसके लिए वही कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। पार्ले जी बनाने वाले कंपनी के लिए वो किस चीज का कॉस्ट पता करता होगा, पार्ले जी का एक पैकेट कितने में बनना है। ये टैबलेट बनाने वाली कंपनी किस चीज का कॉस्ट पता करता होगा, ये टैबलेट कितने की बनी है। कॉस्ट पता करेगा तभी तो आगे कितने में बेचना है पता चलेगा, कितना प्रॉफिट कमा रहा है पता चलेगा, कॉस्ट को और कम करना है कि नहीं ये पता चलेगा। तो कंपनी, जो भी कंपनी जिस चीज को बनाती है ना, उसके लिए उस चीज का कॉस्ट पता करना जरूरी है। तो हम जिस भी चीज का कॉस्ट निकाल रहे होते हैं ना, उसको कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जिस भी चीज का कॉस्ट, ठीक। जैसे कि प्रोडक्ट बनाने वाली कोई कंपनी है, जैसे मोबाइल बनाने वाली कंपनी, उसके लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मोबाइल। वो तो मोबाइल का ही कॉस्ट निकालेगी ना। कोई भी ऐसी चीज जिसका हम सेपरेट कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं, जिसका कॉस्ट पता कर रहे हैं, वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। एक सर्विस डिलीवर करने वाली कंपनी के लिए उसके सर्विस का कॉस्ट उसको पता होना चाहिए कि वो अपनी सर्विस कितने में बेचे, सर्विस कितने में रेंडर करे, तो उसके लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट उसकी सर्विस है। जैसे कि मैंने सर्विस में एक एग्जांपल लिखा है, कोर्स फी, ठीक। सर्विस देने वाले इंसान के लिए, अपने कोर्स पढ़ाने वाले इंसान के लिए ये पता करना जरूरी है कोर्स का फी कितने में रखे, कोर्स का कॉस्ट कितना है, तो उसके लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, कोर्स। जिस भी चीज का हम कॉस्ट पता कर रहे हैं ना, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अगला है कॉस्ट यूनिट। देखो सारा मिलते जुलते टर्म्स है, इसलिए मैंने पहले इन्हीं को खत्म किया है। नेक्स्ट है कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट, यूनिट का मतलब होता है यूनिट इन विच कॉस्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस। किसी भी ऑब्जेक्ट का कॉस्ट जिसमें एक्सप्रेस होता है ना, उसको उसका कॉस्ट यूनिट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप मिल्क लेने गए किराने शॉप पे, करेक्ट। अब मिल्क का प्राइस कैसे होता है, पर लीटर, पर केजी तो मिल्क नहीं होता है ना। तो मिल्क का कॉस्ट यूनिट क्या है, पर लीटर, क्योंकि मिल्क का कॉस्ट कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, लीटर में। अब वेजिटेबल लेने जाते हो, राइस लेने जाते हो, पर केजी आप पूछते होंगे, है ना, कि वेजिटेबल पर केजी कैसे,
क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वेजिटेबल का जो कॉस्ट है वो कैसे एक्सप्रेस होता है, पर केजी में। अच्छा, मोबाइल लेने जाते हो, कैसे पूछते हो? एक मोबाइल का प्राइस पूछते होगे ना, पर केजी मोबाइल, ऐसे तो नहीं पूछते। ठीक, पर लीटर मोबाइल, ऐसे तो नहीं पूछते। तो यानी कि मोबाइल का कॉस्ट कैसे एक्सप्रेस होता है, पर यूनिट। एक मोबाइल का कॉस्ट कितना है, एक मोबाइल कितने में बिक रहा है। ठीक, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे गुड्स है या सर्विस, उसका कॉस्ट जिस टर्म्स में एक्सप्रेस होता है ना, उसके लिए वो कॉस्ट यूनिट हो गया। ठीक जैसे कि ऑटोमोबाइल्स के केस में देखोगे आप, कोई कार हो गई, तो एक कार का प्राइस बताते हैं ना हम, एक कार का प्राइस पूछते हैं ना, तो इसीलिए नंबर हो गया, यूनिट हो गया। ठीक, सीमेंट हो गया, अब पर बैग हम पूछते हैं सीमेंट की प्राइस, बड़े लेवल पे खरीदना हो तो पर टन पूछते हैं, ज्यादातर तो पर बैग ही खरीदते हैं। एक बैग सीमेंट कितना, एक बोरी सीमेंट कितना। केमिकल है, लिक्विड है, तो ज्यादातर आप देखोगे तो लीटर के अनुसार बिकता है। कई बार ह्यूज लेवल पे होता है, गैलन के अनुसार बिकता है ना। सम टाइम किलोग्राम के अनुसार भी कोई कॉम्प्लेक्स केमिकल बिक सकता है, ज्यादातर लीटर के अनुसार बिकता है। ठीक, पावर हो गया, किलोवाट आवर्स हो गए। वैसे शुगर एंड स्टील, ये ह्यूज क्वांटिटी में बिकते हैं, इसीलिए टन या केजी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ज्यादा में है तो टन के अनुसार भाव चलता है, कम क्वांटिटी में अगर ट्रेड हो रहा है तो केजी के अनुसार। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर किलोमीटर, है कि नहीं। कहने का मतलब किसी भी चीज का कॉस्ट जिस टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं उसको क्या बोला जाएगा बताइए, कॉस्ट यूनिट। ठीक है, गैस क्यूबिक फीट में एक्सप्रेस होता है इसका कॉस्ट, तो इसके लिए कॉस्ट यूनिट क्या हो गया, क्यूबिक फीट। सिमिलरली आपको कुछ याद करना है इसमें, मेरे पढ़ाने लायक कुछ नहीं, मेरे पढ़ाने लायक ये था कि इसका मीनिंग क्या है, और थोड़ा बहुत ये आपको याद करना है। जितने भी चीज अभी तक पढ़ाया सारा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी इंपॉर्टेंट मार्क करने को मत बोलना, बिल्कुल समराइज वे में लिखा है, पर सब चीज आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे देखो आगे आएगा, सर्विस कॉस्टिंग में भी ये आएंगे। जैसे हॉस्पिटल में हमने पढ़ा था, ये कैसे एक्सप्रेस होते हैं इनके प्राइस, पैसेंट डे, रूम डे अनुसार। ठीक है, होटल का यहाँ पे होगा, देखो रूम डे, या खाना खाने का तो मिल के अनुसार प्राइस बोला जाता है, यही वाली चीज है। नेक्स्ट कंसेप्ट है कॉस्ट ड्राइवर, ये भी हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की थ्योरी में। फिलहाल मैं आपको समझा दूं, कोई भी ऐसी एक्शन करते हैं ना जो कि कॉस्ट को इनकर्ड करता है, कोई भी ऐसी एक्शन करते हैं ना इनकरिंग कॉस्ट, उसको एक्टिविटी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब गुड्स ऑर्डर करोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा, परचेज प्राइस नहीं, खरीदने का प्राइस नहीं। नॉर्मल ऑर्डरिंग करते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी तो लगता है, टेलीफोन करोगे हैंडलिंग का कॉस्ट लगेगा। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा। ये ऑर्डर करना ये एक एक्टिविटी है। मान लो ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक बार गुड ऑर्डर करते हैं 1000 रुपीज लगा, तो ये कॉस्ट है या ओवरहेड है। ठीक, एक होता है नंबर ऑफ ऑर्डर। अब ये जो कॉस्ट है ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑर्डर पे। एक बार ऑर्डर करे अगर 1000 लग रहा है, तो 2 बार करोगे साल में ऑर्डर तो 2000 लगेगा खर्चा, 3 बार करोगे 3000 लगेगा। यानी कि ऑर्डर करना एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी मतलब कोई भी ऐसा एक्शन जिससे खर्चा इनकर्ड होता है, और वो खर्चा किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ ऑर्डर पे। मेरे एग्जांपल में तो नंबर ऑफ ऑर्डर जिस पे वो खर्चा डिपेंड करता है ना, जिसके बढ़ने घटने से खर्चा बढ़ेगा घटेगा। नंबर ऑफ ऑर्डर, जितने बार करूंगा उतने बार ज्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा, है ना। अगर एक बार ऑर्डर करने का 1000 रुपया खर्चा है, 10 बार ऑर्डर करूंगा साल में तो 10,000 आएगा। तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर जिससे कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ये कॉस्ट ड्राइवर है। गाड़ी को चलाने वाले को ड्राइवर बोलते हैं, कॉस्ट को चलाने वाले को कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं, जो कॉस्ट को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। ठीक, जैसे कि ऑर्डरिंग कॉस्ट के केस में नंबर ऑफ ऑर्डर क्या था, कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर क्या है, कुछ नहीं है, फैक्टर विच अफेक्ट द लेवल ऑफ कॉस्ट, या फैक्टर विच इंक्रीज और डिक्रीज या चेंजेस बोल सकते हो लेवल ऑफ कॉस्ट, जिसकी वजह से कॉस्ट में चेंजेस आते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ऑर्डर करना एक एक्टिविटी है, जो खर्चे लगते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो कॉस्ट या ओवरहेड है, पर नंबर ऑफ ऑर्डर जो है ये कॉस्ट ड्राइवर है इसके लिए। ठीक, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में और सारा भी कॉस्ट ड्राइवर पढ़ेंगे डिटेल में, फिलहाल आपको कॉस्ट ड्राइवर का मीनिंग समझाना था यहाँ पे।
ठीक है, पहला पोर्शन खत्म हुआ। पहले पोर्शन में हमें क्या पढ़ना था? बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स में कॉस्ट यूनिट पूछते रहता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। करेक्ट। सेकेंड पोर्शन पे आते हैं इस चैप्टर का, जो कि है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सेकेंड पोर्शन है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अगला कंसेप्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है? देखो, मैंने आपको बोला ना, कॉस्ट जहां पे भी अकाउंटिंग आता है ना, फिर ये एंटायर प्रोसेस को शो करता है। बस कॉस्ट से रिलेटेड अकाउंटिंग करनी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सारे अकाउंटिंग करते हैं कंपनी के, यहाँ पे कॉस्ट से रिलेटेड अकाउंटिंग करेंगे। ये रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ क्या है? सिर्फ प्रोडक्ट या फिर मान लो सर्विस है, गुड्स नहीं है सर्विस है, तो उसके कॉस्ट कितने खर्चे हो रहे हैं और उससे कितनी कमाई हो रही है। मैंने तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ाते टाइम आपको ये बात पढ़ाई थी। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो चैप्टर है उसमें पढ़ाया था कि कॉस्टिंग में हमें पूरी कंपनी में क्या क्या ट्रांजेक्शन होता है उससे लेना देना नहीं है। कॉस्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड सिर्फ कॉस्ट और प्रोडक्ट से रिलेटेड रेवेन्यू, इस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, है ना। कॉस्ट क्लासिफिकेशन, और एंड कहाँ पे होता है? प्रेजेंटेशन ऑफ पीरियोडिक स्टेटमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल। ठीक, एंटायर प्रोसेस को कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। कर क्यों रहे कॉस्ट अकाउंटिंग, बताओ। सबसे पहले तो कॉस्ट पता करने के लिए, ए सर्टेन कॉस्ट की अकाउंटिंग करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तभी तो खर्चों को जोड़ के पता कर पाएंगे कि खर्चा लग कितना रहा है ना। तो कॉस्ट पता करना हो तो उसकी अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग तो करनी पड़ेगी, है ना। अच्छा, दूसरा, डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस। कॉस्ट पता करेंगे तभी तो हम ये तय कर पाएंगे कि इसको बेचे कितने में। जो भी कंपनियां कोई चीज बना रही हैं, उसे पहले ये पता करना होता होगा कि बनने में खर्चा कितना लगा, तभी तो ये डिसीजन ले पाएगी कि आगे बेचे कितने में। उसमें थोड़ा प्रॉफिट चार्ज करेगा, जितना उसको प्रॉफिट चाहिए, फिर बेचेगा, है ना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं कॉस्ट पता करने के लिए, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। कई बार, अगला देखो, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। जब हमें सेलिंग प्राइस पता होगा, ये पेन सेलेक्ट कर, जब हमें कॉस्ट पता होगा किसी भी प्रोडक्ट का, तभी तो हम कॉस्ट कंट्रोल कर पाएंगे, है ना, कॉस्ट रिड्यूस कर पाएंगे। ये दोनों अलग चीजें हैं, माइनर सा डिफरेंस है कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन में। यहाँ पे अभी डिटेल में पढ़ने वाले अगला टॉपिक यही है। फिलहाल के लिए थोड़ा सा आप समझो, कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए ये भी पता होना जरूरी है कॉस्ट लग कितना रहा है इसमें। करेक्ट। जब ये नीचे का पॉइंट कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन पढ़ा दूंगा तो ये ऊपर का पॉइंट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगला, डिसीजन मेकिंग। कॉस्टिंग से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने हो उसके लिए कॉस्ट पता होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने बहुत सारे डिसीजन मेकिंग पढ़ी शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में। एक बताता हूँ जैसे कि शट डाउन डिसीजन। अरे खर्चों का आइडिया हो, शट डाउन के लिए आपको पता होना चाहिए अनएवॉइडेबल कॉस्ट कितना है, एवॉइडेबल कॉस्ट कितना है, प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है। कॉस्ट अकाउंटिंग करोगे, ये सारे इन्फॉर्मेशन होगी, तभी तो डिसीजन ले पाओगे शट डाउन करे कि नहीं। सिमिलरली, मेक और बाय डिसीजन। कोई चीज बाहर से खरीद ले कि बनाए, ये भी डिसीजन लेने के लिए कॉस्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन तो पता होनी चाहिए। तो यानी कि कॉस्टिंग में बहुत सारे डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग करना जरूरी है। इन्हीं में से दो चार मैंने लिखा है। फर्दर प्रोसेसिंग करे कि ना, ये भी डिसीजन हमने पढ़ा था। ठीक है, फर्दर प्रोसेसिंग का डिसीजन बताओ कहाँ पे पढ़ा था, बोलो। ज्वाइंट कॉस्ट चैप्टर में पढ़ा था, ज्वाइंट प्रोडक्ट अपोर्शनमेंट में, है ना, ज्वाइंट कॉस्ट अपोर्शनमेंट में, ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट में। वहां पे एक बात बताओ, फर्दर प्रोसेस करे या ना करे, ये डिसीजन लेने के लिए हमें कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये डिसीजन लेने के लिए हमें जब तक इन्फॉर्मेशन ना हो, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पता नहीं करेंगे, तो डिसीजन लेंगे कैसे। ठीक। अगला, की फैक्टर डिसीजन। ये दो चार मैंने एग्जांपल लिख दिया कि डिसीजन लेने के लिए भी कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन पता होना जरूरी है। करेक्ट। आइए, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हजारों बार पूछा हुआ टॉपिक है। ठीक, इरिलेवेंट चीज ना मैं लिखा हूं ना एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो जो चीज बता रहा हूं आपको, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, चलो, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल। आपने एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ी होगी, ठीक, जिसमें हम स्टैंडर्ड कॉस्ट तय करते हैं, कितने में प्रोडक्ट बनना चाहिए, फिर दिया रहता था हमने एक्चुअल कितने में बनाया, करेक्ट, और वेरिएंसेस निकालते थे उसके बाद।
वेरिएंसेस ताकि एडवर्स आता था या फिर फेवरेबल आता था, कुछ याद आ रहा है? ये प्रोसेस जो है ना, ये कॉस्ट कंट्रोल करने का एक टेक्निक है, तरीका है, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमने पढ़ी थी। कॉस्ट कंट्रोल कहता है कि एक स्टैंडर्ड कॉस्ट आप तय कर लो, एक आप बेंचमार्क सेट कर लो और कोशिश करो कि कॉस्ट उससे कम से कम में आप बनाओ। ठीक, इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल में हमारे पास एक टारगेट होता है, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है, और उसको ध्यान में रखते उसको ध्यान में रखते हुए कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब भी कॉस्ट कंट्रोल करने की बात आए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग याद करना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक तरीका है कॉस्ट कंट्रोल करने का। ठीक, कॉस्ट कंट्रोल करने में क्या स्टेप होता होगा? एक तो स्टैंडर्ड सेट करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करते हैं, मेजर करते हैं, वेरिएंस देखते हैं इवेल्युएट करके, और अप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं। करेक्ट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेप फॉलोड फॉर कॉस्ट कंट्रोल: डिटरमाइन प्री डिटरमाइन स्टैंडर्ड, मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस कि एक्चुअल में कितना खर्चा लगा। फिर उसके बाद कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करेंगे, उसके बाद ही तो वेरिएंस निकलेगा। वेरिएंस निकालेंगे, एनालाइज करेंगे और अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। अगर एडवर्स वेरिएंस है तो उसको ठीक करेंगे। जैसे परचेज वेरिएंस एडवर्स है तो परचेज डिपार्टमेंट को डांट लगाएंगे कि भाई आपने महंगा क्यों खरीदा, एडवर्स वेरिएंस आया, आपकी वजह से खर्चे बढ़ गए। ठीक, चलो वैसे ही मटेरियल यूसेज वेरिएंस एडवर्स आया तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को डांट लगाएंगे कि आपने मटेरियल ज़्यादा वेस्टेज किया, क्या मटेरियल यूसेज वेरिएंस ज़्यादा आ रहा है, जितना यूज करके मटेरियल को फिनिश आउटपुट बनना चाहिए उससे ज़्यादा यूज हुआ है। समझ में आया क्या? कॉस्ट कंट्रोल में होता क्या है, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट होता है, उसको ध्यान में रख के एक्चुअल कॉस्ट कोशिश करते हैं कम से कम लेके आए। मेंटेनिंग कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल, है ना। इट इज अ प्रिवेंटिव फंक्शन, ये प्रिवेंटिव अप्रोच है। ठीक, प्रिवेंटिव क्यों? कॉस्ट को कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम लेके आए, प्रिवेंट कर रहे हैं ज्यादा होने से, इसलिए प्रिवेंटिव फंक्शन है। इट एंड्स व्हेन द टारगेट इज अचीव, एक फिक्स टारगेट है, वो अचीव हो गया, उससे कम कर लिए तो ये खत्म हो जाएगा। फिर अगली बार जब प्रोडक्शन करेंगे तो अगली बार नया स्टैंडर्ड सेट करेंगे और नया कॉस्ट कंट्रोल करने की कोशिश में लगेंगे। ठीक, तो इसका एक सेट टारगेट है और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उस टारगेट को अचीव करना, उससे सस्ते से सस्ते में बनाना जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है। ठीक है। इट इम्फेसिस ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा, इसका मतलब क्या है? देखो, स्टैंडर्ड सेट करने के लिए पास्ट डेटा चाहिए, पास्ट को ध्यान में रखते हुए तो स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं कि कितने में बनना चाहिए, है ना। और प्रेजेंट डेटा भी चाहिए, अभी जो कितना खर्चा हो रहा है ये तो प्रेजेंट डेटा से ही पता चलेगा। तो इसीलिए कॉस्ट कंट्रोल के लिए पास्ट डेटा और प्रेजेंट डेटा जरूरी होते हैं। ठीक है। इट सिक्स टू अटेन लोवेस्ट कॉस्ट एट एग्जिस्टिंग कंडीशन, जो हमने एग्जिस्टिंग कंडीशन का मतलब जो हमने अभी स्टैंडर्ड सेट कर रखा है उसको ध्यान में रखते हुए कम से कम में बनाने का टारगेट रखता है कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है। अब कॉस्ट रिडक्शन जो है ना, ये थोड़ा डिफरेंट अप्रोच है। कॉस्ट रिडक्शन कहता है कि आप हर एक वो पॉसिबल कोशिश करो जिससे आपका कॉस्ट पर यूनिट कम से कम हो। ठीक, कॉस्ट पर यूनिट कम से कम हो, आप अपने प्रोसेस को ठीक करो, वेस्टेज कम से कम करो, लेबर की इफिशियंसी बढ़ाओ, मशीनों की इफिशियंसी बढ़ाओ। ठीक है, अब नॉर्मल कॉस्ट को कम करो, है ना। तो जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो सारे चीजें ठीक करो। जितने भी कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए तरीके हो सकते हैं, जितने भी कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए चीजें हो सकती है वो सब चीज करो। अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करो, इफिशियंसी को इम्प्रूव करो, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करो कि कॉस्ट पर यूनिट कम से कम आए। इसको बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन। ठीक, कंट्रोल अलग चीज है। कंट्रोल का मतलब एक सेट स्टैंडर्ड है उससे कम में करना है, ये हमें पता है, शॉर्ट टर्म विजन है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या बेहतर करें कि कम से कम खर्चे में बना पाए। जो कंटिन्यूअस एफर्ट है ना, कंटिन्यूअस अपने आप को ठीक करते रहना है, बेहतर से बेहतर करते रहना है, ये कॉस्ट रिडक्शन है। कॉस्ट कंट्रोल ऐसा नहीं था। कॉस्ट कंट्रोल में तो एक स्टैंडर्ड था, बस उसको बीट करना था, है ना, उससे बेहतर, उससे कम खर्चे में बनानी थी। पर कॉस्ट रिडक्शन ये नहीं है, एक कंटिन्यूअस मैनर में अपने आप में इंप्रूवमेंट करने को कॉस्ट रिडक्शन बोलते हैं। ठीक, फोकस टू रिड्यूस कॉस्ट ऑन अ कंटिन्यूअस मैनर। इट चैलेंज ऑल स्टैंडर्ड, इसके लिए कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है, जितना ज्यादा बेहतर से बेहतर हो पाए हर एक स्टैंडर्ड को चैलेंज करने का दम रखता है ये।
जितना कम से कम कॉस्ट लेके आ पाए। ये प्रिवेंटिव फंक्शन था ना, ये करेक्टिव फंक्शन है। हर एक चीज को कोशिश करेंगे ठीक करते रहे, करेक्ट करते रहे और बेहतर से बेहतर करें। इसका एक जो बेंचमार्क है वो फिक्स है, टारगेट है कि स्टैंडर्ड से कम करना है। टारगेट एंड हो जाता है, टारगेट अचीव हो जाता है तो कॉस्ट कंट्रोल का काम खत्म वहां पे। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन का कोई विजिबल एंड नहीं। अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात करो कि अपनी प्रोसेस को इंप्रूव करो, है ना, कम से कम कॉस्ट में बनाओ चीजों को, तो इसका कोई एंड थोड़ी ना है। जितना ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हो उतना बेहतर। ठीक, आपको एक एक एग्जांपल देता हूं। मान लो एक 80 केजी का बंदा है, ये अनफिट है, अनफिट। इसने सोचा मैं 70 केजी होके रहूंगा, बड़ा मेहनत किया और 70 केजी हो गया, 69 केजी हो गया, करेक्ट। ये एक कॉस्ट कंट्रोल जैसा हो गया, ठीक है। जहां पे एक सेट टारगेट थी, इसने टारगेट को देख के ध्यान में काम किया, टारगेट को अचीव किया, बहुत बढ़िया बात है। सिमिलरली 80 केजी का बंदा है, इसने क्या सोचा कि मैं जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा करूंगा, डाइट क्लीन रखूंगा, एक्सरसाइज क्लीन करूंगा, अपने आप को पतला करूंगा, फिट करूंगा, योगा करूंगा, आने वाले दिन में 6 पैक बनाऊंगा, अपने हर एक जो आज से है ना उसके तुलना में कल और बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर, जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर करूंगा। ये कॉस्ट रिडक्शन का अप्रोच है। ठीक, मैं लिंक कर रहा हूं बस आपको। एक सेट टारगेट है, उसको बीट करना है, कॉस्ट कंट्रोल। जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट है, उससे कम में कम बनाना है, कॉस्ट कंट्रोल है। पर अपने आप को कंटिन्यूअस बेहतर करना है। कंपनी के कॉस्ट कंट्रोल के कॉस्ट रिडक्शन के मामले में बोले तो कॉस्ट पर यूनिट को कंटिन्यू रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। ये क्या है? कॉस्ट रिडक्शन है। कॉस्ट रिडक्शन के लिए आपको छोटी छोटी चीज अपनी इफिशियंसी पे, प्रोडक्टिविटी पे, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे, छोटी छोटी चीजों पे बेहतर काम करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म विजन है, इसका कोई विजिबल एंड नहीं है। कितने सुधार करी जा सकती है, इसका कोई एंड है क्या? जहां पॉसिबिलिटी है, जहां फ्यूचर में दिखता है, यहाँ चेंज करके कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, करो। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए ये नहीं कि क्वालिटी खराब कर दिया, ये कॉस्ट रिडक्शन नहीं है। मेंटेनिंग सेम क्वालिटी, अगर इंप्रूवमेंट हो रही है क्वालिटी तो और बढ़िया, पर मेंटेन होना जरूरी है। क्वालिटी खराब करके कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट अगर कम कर दिया आपने तो कॉस्ट रिडक्शन नहीं है। ठीक है, इसके लिए जैसे यहाँ पे पास्ट और प्रेजेंट डेटा चाहिए था, यहाँ पे इंफेसिस करता है प्रेजेंट और फ्यूचर पे। एक तो अभी क्या स्थिति है अपनी, और भविष्य में क्या बेहतर कर सकते हैं कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस करने के लिए, इसीलिए ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर डेटा पे ध्यान देता है। ठीक, यहाँ पे एक कंडीशन था ना, क्या कंडीशन था कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड सेट है, उससे कम में बनाना है। यहाँ पे नो सच कंडीशन, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता कॉस्ट रिडक्शन में। हमें खुद ही इंप्रूव करके कॉस्ट पर यूनिट कम से कम ले आना होता है। ठीक, फोकस ऑन कंटिन्यूअस चेंज। समझ में आया क्या? चलो, ये तो मैंने समझा दिया था। एजम्पशन फॉर कॉस्ट रिडक्शन ये जरूरी है, ठीक है। ध्यान देना, देयर इज सेविंग इन कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब ये है कि कॉस्ट पर यूनिट कम से कम होते जाए, आपको रिड्यूस करना है कॉस्ट पर यूनिट। देयर सेविंग इज इन परमानेंट नेचर। कॉस्ट कंट्रोल क्या था कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए स्टैंडर्ड से कम करना था। ठीक, सिर्फ उस पीरियड के लिए, एक बार वो अचीव हो गया, उसके बाद नेक्स्ट पीरियड के लिए नेक्स्ट टाइम देखेंगे। पर ये ऐसा नहीं है, ये जो सेविंग है ना, ये परमानेंट नेचर का होना चाहिए। आज अगर आपने लेबर की इफिशियंसी ठीक कर ली तो आगे भी तो उस इफिशियंसी से आपको सेविंग होगी, लेबर इफिशियंसी ठीक होने से। तो इससे जो सेविंग होती है ना, वो परमानेंट नेचर का होता है। इन फ्यूचर भी आपको वो सेविंग जनरेट होगी। एक बार कॉस्ट पर यूनिट गिर गया तो हमेशा इन फ्यूचर भी आपको, आपके लिए कॉस्ट पर यूनिट कम रहेगा। यूटिलिटी एंड क्वालिटी रिमेन्स अनअफेक्टेड। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब कॉस्ट तो कम करना है, अपने आप को सुधार के, क्वालिटी खराब करके नहीं। तो क्वालिटी और यूटिलिटी, जो सेटिस्फैक्शन है कस्टमर को, वो क्या होना चाहिए? अनअफेक्टेड होना चाहिए। बेहतर हो जाए तो और बढ़िया। चलो, समझ में आया? ये इसी पॉइंट का डिटेल वर्जन था, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, सेकेंड पोर्शन खत्म होता है अपना, थर्ड पोर्शन में खत्म होता है। अब आते हैं फोर्थ पोर्शन पे, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। देखो, एक तो अप्रोच है कि मैं फटाफट थोड़ा पढ़ा दूं, पर होगा क्या ना, देखो आपको अगर एमसीक्यू अटेंड करना है ना, तो थोड़ी सी चीजों को डिटेल में गहराई में समझो। ठीक, जो बच्चा डेप्थ में पढ़ेगा ना चीजों को, भले ही पहली बार में आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ेगा,
पर उसे हमेशा के लिए चीजें याद रहेंगी। एग्जामिनेशन में वही चीज काम करेगा जो आपने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेके पढ़ी है। पढ़ाने को मैं 3 घंटे में ही पूरी थ्योरी खत्म कर दूंगा कॉस्ट अकाउंटिंग की, पर आधे घंटे 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा के अगर आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ऐसे ही पढ़नी चाहिए। मेरे लिए तो वही बेहतर है ना कि फटाफट कंटिन्यू कर दूं, पर ऐसा नहीं, आपको डिटेल में पढ़ना जरूरी है, डिटेल में कंसेप्ट को समझना जरूरी है। चलो, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट या कोई भी ऐसा पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन जो एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो उसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ज्यादातर तो डिपार्टमेंट ही होता है, कई बार ग्रुप ऑफ पर्सन भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोई पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के लिए। कोई भी ऐसा इंसान या कोई डिपार्टमेंट जो एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बोलेंगे। जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट जो है, ये पता है सेल्स ज्यादा से ज्यादा करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उनकी परफॉर्मेंस किससे मेजर होती है? ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने। सेल्स डिपार्टमेंट का काम ही है बेचना, है ना? तो वो क्या है? रेवेन्यू सेंटर है। वो भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का एग्जाम्पल है। उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है रेवेन्यू बढ़ाना, तो उनको रेवेन्यू सेंटर बोलते हैं। अच्छा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक, उनका परफॉर्मेंस कैसे मेजर होता है? उनका काम है गुड्स बनाना, कॉस्ट इनकर्ड करना, पर वो ये भी, इसके लिए भी तो रिस्पॉन्सिबल है कि कॉस्ट कम से कम इनकर्ड करे, वेस्टेज कम से कम हो, ठीक कॉस्ट पे, स्टैंडर्ड से कम कॉस्ट पे गुड्स बनाए, उनको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। तो जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जो कॉस्ट इनकर्ड करते हैं, जो कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको कॉस्ट सेंटर बोलेंगे। जो रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेवेन्यू की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, इसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू सेंटर। ठीक है, अभी नोट्स आपको पढ़ाऊंगा, पहले समझो आप। प्रॉफिट, प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसको प्रॉफिट सेंटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरी एक कंपनी है ए लिमिटेड, करेक्ट? अरे यार, कंपनी है ए लिमिटेड, एक डिसेंट्रलाइज ब्रांच है मेरी कंपनी की, ठीक, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होता है। तो इस ब्रांच से मैं क्या उम्मीद करूंगा कि रेवेन्यू अपना ज्यादा से ज्यादा करे, कॉस्ट कम से कम करे, और रेवेन्यू ज्यादा होगा, कॉस्ट कम होगा, तो प्रॉफिट मुझे खूब कमा के दे। मैं तो यही उम्मीद करूंगा ना कि ये ब्रांच मुझे बहुत प्रॉफिट कमा के दे। तो ये ब्रांच मेरे लिए पता है क्या? प्रॉफिट सेंटर का एग्जांपल है। प्रॉफिट सेंटर का मतलब वो डिपार्टमेंट, वो ब्रांच, वो ग्रुप ऑफ पर्सन जो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मैंने अपने एग्जांपल में डिसेंट्रलाइज ब्रांच लिया। सिंस इनको प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो रेवेन्यू भी तो इंक्रीज करना पड़ेगा और कॉस्ट को थोड़ा डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो इनको सिर्फ प्रॉफिट नहीं रेवेन्यू के लिए भी, जनरेटिंग हायर रेवेन्यू एंड कॉस्ट कंट्रोल के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉफिट सेंटर वाले, क्योंकि प्रॉफिट तो बढ़ेगी रेवेन्यू करके और कॉस्ट को कंट्रोल करके। एक होता है इन्वेस्टमेंट सेंटर, वो डिपार्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट करता है, जिसका काम है इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जनरेट करना, वो है इन्वेस्टमेंट सेंटर कंपनी के लिए। कंपनी का कोई ऐसी डिपार्टमेंट है जो कैपिटल बजटिंग का डिसीजन लेता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है, वो इन्वेस्टमेंट सेंटर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ाता हूं, वहां पे आपको नोट्स लिखा दूंगा। यहाँ देखो, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का मतलब कोई भी डिपार्टमेंट या ग्रुप ऑफ पर्सन जो पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, चाहे वो परफॉर्मेंस सेल हो सकता है, कॉस्ट है तो कॉस्ट कम से कम में ज्यादा बढ़िया आउटपुट बनाए, कॉस्ट हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, या इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा रिटर्न जनरेट करे। ठीक है, कॉस्ट है तो कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। कॉस्ट सेंटर का एग्जांपल है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जितनी भी डिपार्टमेंट जहाँ पे खर्चे होते हैं ना, मशीन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये सारे कॉस्ट सेंटर है। यहाँ पे कॉस्ट इनकर्ड होते हैं, इनका काम है कम से कम कॉस्ट इनकर्ड करे, बेहतर से बेहतर आउटपुट प्रोड्यूस करे। ठीक, कॉस्ट सेंटर दो टाइप के होते हैं, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर, जो भी कॉस्ट सेंटर है जिनका आउटपुट तय होता है, इनपुट इज टू आउटपुट रेशियो होता है, यानी कि वो इनपुट यूज करके कॉस्ट इनकर करके आउटपुट बनाते हैं, वो स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर है। ठीक, आउटपुट इज मेजरेबल, जिनका आउटपुट मेजरेबल है, हमें पता है इनपुट आउटपुट रेशियो डिफाइंड है, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये जो बनाते हैं आउटपुट, ये मेजरेबल है, कितना इनपुट से कितना आउटपुट बनाते हैं ये भी वेल डिफाइंड रहता है कि नहीं? तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर के एग्जांपल है। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर,
ये वो कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट तो इनकर्ड करते हैं पर इनका आउटपुट का कोई गारंटी नहीं है, आउटपुट मेजरेबल नहीं है, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। बताओ, खर्चे तो ये भी करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, खर्चे होते हैं यहाँ पे, तो है तो कॉस्ट सेंटर, पर कितना खर्चा करके कितना रिसर्च कंप्लीट होगा ये बताना मुश्किल है कि नहीं, तो इसीलिए डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर है। समझ में आया क्या? क्योंकि इनका आउटपुट पता नहीं है, हो सकता है बहुत खर्चे करके एक भी फ्रूटफुल रिसर्च ना हो पाए, कोई भी रिसर्च कंप्लीट ना हो पाए, ऐसा भी हो सकता है कि 10 लाख के ही खर्चे में 3-3 रिसर्च हमने कर दिया ना, ठीक। तो आउटपुट मेजरेबल नहीं है, इनपुट आउटपुट रेशियो डिफाइन नहीं है, खर्चे तो हो रहे हैं और उसका आउटकम क्या होगा ये हमें पता नहीं है क्लियरली, ऐसे को बोलते हैं डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर। ऐसी डिपार्टमेंट तो है जहां खर्चे हो रहे हैं पर आउटपुट हमें प्री डिटरमाइंड नहीं। रेवेन्यू सेंटर, रेवेन्यू सेंटर का मतलब ऐसी डिपार्टमेंट जो रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट। अच्छा, आईआरसीटीसी वालों का जो टिकट काउंटर है उसका काम क्या है? टिकट काटना है कि नहीं? टिकट काटेगा तभी तो आईआरसीटीसी का रेवेन्यू होगा, तो वो भी क्या है? रेवेन्यू सेंटर है। जितने भी सेल्स आउटलेट है सारे रेवेन्यू सेंटर है। चलो, ये हो गया, एक बढ़िया लाइन लिखा है मैंने रेवेन्यू सेंटर के लिए, डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर कॉस्ट बट मे इनकर्ड सम सेलिंग एक्सपेंस। देखो, आपको पता होगा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसमें बहुत खर्चे नहीं होते, ज्यादातर तो खर्चे गुड्स बनाने में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होता है, और छोटे मोटे छोटे मोटे खर्चे तो होते हैं, तो इसीलिए इनका ज्यादातर कंट्रोल कॉस्ट में नहीं होता है। ज्यादा कॉस्ट कंट्रोल किस में होता है? कॉस्ट सेंटर वालों का, वही तो मेन खर्चा कर रहे हैं। पर हाँ, हालांकि ये भी छोटे मोटे खर्चे करते हैं, जैसे सेल्स कमीशन देना, ये तो इनके कंट्रोल में, तो ये कोशिश करेंगे कि ये वाले खर्चे कम हो, ठीक। प्रॉफिट सेंटर, ऐसी डिपार्टमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, जैसे कि डिसेंट्रलाइज ब्रांच। टाटा इंटरप्राइज का एक वो है, क्या बोलते हैं, यूनिट है वेस्ट साइड, करेक्ट। वेस्ट साइड में कपड़े बिकते हैं, कपड़े बिकेंगे, रेवेन्यू ज्यादा होगा, कॉस्ट कम होगा, तो वेस्ट साइड प्रॉफिटेबल है। तो टाटा इंटरप्राइज के लिए वेस्ट साइड क्या है? एक प्रॉफिट सेंटर है, और प्रॉफिट सेंटर का काम है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके कंपनी को प्रोवाइड करे, ठीक। रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू एज वेल एज कॉस्ट। क्यों? कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा तभी तो प्रॉफिट बढ़ेगी। इसका काम है रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा हो और कॉस्ट कंट्रोल में रहे। जैसे कि डिसेंट्रलाइज ब्रांच, डिफरेंट ब्रांड ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी की अलग अलग ब्रांड है, तो सब ब्रांड क्या है? प्रॉफिट सेंटर है, उनका काम है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके कंपनी को प्रोवाइड करे। इन्वेस्टमेंट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर की ऐसी डिपार्टमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट पे हायर आरओआई जनरेट करने के लिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट का एग्जांपल ले, आपके बुक में एग्जांपल दिया है, तो गवर्नमेंट की एक कंपनीज होती है कुछ जिनको मिनी रत्न बोलते हैं, ठीक है। इनसे जो बड़े हो गए, परफॉर्मेंस में और बेहतर करते हैं, तो ये बन जाते हैं नवरत्न, और बड़े हो गए और बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक, तो ये हो जाते हैं महारत्न। आपको ये नहीं पढ़ना कि कितना प्रॉफिट कमाया, क्या क्राइटेरिया मीट किया तो मिनी रत्न होगा, कब नवरत्न होगा, कब महारत्न होगा। आपको यूपीएससी का एग्जाम नहीं देना, तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं। पर गवर्नमेंट की जो कंपनियां है ना, इनका काम क्या है कि गवर्नमेंट का अगर पैसा इनमें लगा है तो उस पैसे को ये बढ़िया से बढ़िया इन्वेस्ट करके हायर से हायर रिटर्न जनरेट करके गवर्नमेंट को प्रोवाइड करे। तो गवर्नमेंट के लिए ये जो कंपनी है जिनको मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न बोलते हैं, ये इन्वेस्टमेंट सेंटर है। इनकी अपनी कुछ राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, ये भी आपको नहीं पढ़ना। जैसे कि नवरत्न अगर 1000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट इसको करना हो ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल इसको नहीं चाहिए। इससे ज्यादा की इन्वेस्टमेंट कहीं करना हो तो सीजी का अप्रूवल चाहिए। ये मान लो कहीं पे इन्वेस्टमेंट करता होगा तो किस मकसद से करता होगा कि प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करूं, ज्यादा से ज्यादा आरओआई जनरेट हो, और ये जितना प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करेगा गवर्नमेंट के लिए उतनी बढ़िया, क्योंकि गवर्नमेंट के बिहाफ पे ही, गवर्नमेंट का ही तो पैसा लगा है और उसी पैसे को इन्वेस्ट करके आरओआई जनरेट करना है, तो ये क्या होगा ये हो गया गवर्नमेंट के लिए एक इन्वेस्टमेंट सेंटर। समझ में आया क्या? आगे बढ़िए, मेथड ऑफ कॉस्टिंग। अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग गुड्स बनते हैं, गुड्स बनाने का तरीका अलग है, तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन प्रोसेस, अलग अलग मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज होता है,
ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ वर्क, प्रोडक्शन प्रोजेक्ट, डिफरेंट इंडस्ट्री यूजेस डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है, जैसे कि मान लो कुछ इंडस्ट्री में गुड्स बैच में बनते हैं, यानी कि एक एक यूनिट नहीं बनता। ठीक है, एक बार में एक सर्टेन बैच में कुछ यूनिट बनते हैं। ठीक, अब इस इंडस्ट्री में ज्यादातर जो खर्चे हैं ना वो बैच वाइज इनकर्ड होते हैं। जैसे एक यूनिट पे कितना खर्चा हो ये नहीं पता होता है हमें, एक बैच पे कितना खर्चा होता है ये पता होता है। तो इस केस में हम पता है क्या करते हैं, बैच का खर्चा निकाल लेते हैं और एक बैच में जितना गुड्स बना उससे डिवाइड कर देंगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। इसको बोलते हैं बैच कॉस्टिंग, हमने पढ़ा था बैच कॉस्टिंग में। कुछ इंडस्ट्री में गुड्स अलग अलग प्रोसेस से होके गुजरते हैं, तो हमें ये पता करना होता है हर एक प्रोसेस में कॉस्ट कितना इनकर्ड हुआ। ठीक, इसको बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, है ना। जहां पे गुड्स टू और मोर प्रोसेस को होके गुजरे वहां प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं, उस प्रोसेस का खर्चा निकालने के लिए, प्रोसेस का प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए। गुड्स बैच में बनता है तो बैच कॉस्टिंग का टेक्निक यूज करते हैं। होमोजीनियस गुड्स यानी कि सिमिलर टाइप का गुड्स लार्ज क्वांटिटी में बन रहा है तो यूनिट कॉस्टिंग यूज करते हैं। पूरी साल में मान लो एक साल का कॉस्टिंग करना है, एक साल में कितने खर्चे लगे देख लो और कितना गुड्स पड़ा डिवाइड कर दो तो पर यूनिट आ जाएगा आपको। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपन नेचर ऑफ प्रोडक्शन, नेचर ऑफ गुड्स, अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज करते हैं। ठीक है, वैसे ही कहीं पे जैसे यूनिट कॉस्टिंग हो गया, बैच कॉस्टिंग हो गया, जॉब कॉस्टिंग, कहीं पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट अनुसार हम चीजें बनाते हैं। जैसे ऐड बनाने वाली कंपनी, ठीक, उसके लिए तो जो कंपनी आता होगा उस कंपनी के लिए अलग ऐड बनाता होगा, है ना। प्रोटीन पाउडर का ऐड अलग बनेगा, फ्रूटी का ऐड अलग बनेगा, है ना। आईपीएल का जो चल रहा है ये क्या बेटिंग ऐप वगैरह होते हैं, इनके ऐप अलग बनते हैं। तो जैसा कंपनी है उस अनुसार ऐप ऐड डिजाइन होता है ना, कस्टमर की रिक्वायरमेंट अनुसार। तो जैसा जॉब आया, जैसा ऐड बनना है उसी अनुसार हमें उसका कॉस्ट निकाल के चार्ज करनी पड़ेगी। कोई ऐड 10 लाख में भी बन जाता होगा, कोई ऐड बनाने में 50 लाख भी खर्चे लगते होंगे, इसको जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं। जहाँ पे इंडिविजुअल कस्टमर की रिक्वायरमेंट अनुसार सर्विस डिलीवर होती है, प्रोडक्ट डिलीवर होती है, ये जॉब कॉस्टिंग में आता है। ठीक, वहीं पे लॉन्ग टर्म अगर कॉन्ट्रैक्ट हो, जैसे कि बिल्डिंग बनाना हो, ब्रिज बनाना हो, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आ गया, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट निकालते हैं। ठीक, प्रोसेस कॉस्टिंग, जहां पे भी गुड्स दो या दो से ज्यादा प्रोसेस को होके गुजरता है, जनरली केमिकल वगैरह से बनने वाली चीजें जैसे कि सॉप्स हो गया, ये सारी चीज दो या दो से ज्यादा प्रोसेस होके गुजरती हैं तो वहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या इसको सर्विस कॉस्टिंग भी बोलती है, जितनी भी सर्विस इंडस्ट्री है जो गुड्स नहीं प्रोवाइड कर रहे, सर्विस प्रोवाइड कर रहे, होटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कोचिंग इंडस्ट्री हो गया, एयरलाइंस वाले हो गए, ये सारे क्या करते हैं, सर्विस कॉस्टिंग यूज करते हैं। क्यों, इनको क्या पता करना है अपनी सर्विस का कॉस्ट, तो इसको बोलते हैं सर्विस कॉस्टिंग। ठीक, ऑपरेशन कॉस्टिंग, जहां एक ही इनपुट से दो अलग अलग टाइप के आउटपुट बनते हैं वहां ऑपरेशन का कॉस्ट निकालना होता है, ऑपरेशन कॉस्टिंग यूज करते हैं। मल्टीपल या कंपोजिट कॉस्टिंग, इसका मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा मेथड ऑफ कॉस्टिंग एक ही प्रोडक्ट में लगाना, उसको मल्टीपल कॉस्टिंग बोलते हैं। ये जनरली तब होता है जब कॉम्प्लेक्स नेचर है। जैसे पता है एक कार पता है कैसे बनता है, इसमें बहुत सारी कंपोनेंट होती है अलग अलग, वो बनती हैं और उनको असेंबल करने के बाद कार हो जाता है। कुछ कंपोनेंट हो सकता है बैच के अनुसार बनता हो, जैसे कि बैच कॉस्टिंग में यहाँ पे ध्यान से देखना, नट्स एंड बोल्ट लिखा है, ये भी कार में लगता है, तो नट्स एंड बोल्ट तो बैच कॉस्टिंग के अनुसार बना। कुछ हो सकता है यूनिट कॉस्टिंग के अनुसार बनता होगा। ठीक, तो दो मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज हो रहे हैं कि नहीं एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने में। क्यों, क्योंकि उस प्रोडक्ट का नेचर कॉम्प्लेक्स है ना। जनरली वहीं पे यूज होते हैं जहां पे एक प्रोडक्ट में डिफरेंट मेजर कंपोनेंट होता है, कोई कंपोनेंट बैच में बनता है, कोई कंपोनेंट इंडिविजुअली बन रहा है ना, यूनिट कॉस्टिंग में बन रहा है, इसलिए उसको मल्टीपल या कंपोजिट कॉस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल अब देखो, जैसे कि यूनिट कॉस्टिंग, होमोजीनियस प्रोडक्ट बन रहा है लार्ज क्वांटिटी में, सेमी प्रोडक्ट बन रहा है लार्ज क्वांटिटी में, जैसे कि ब्रिक्स हो गया, सीमेंट हो गया, फ्लोर मिल्स हो गए। बैच कॉस्टिंग में बैच, अब ये इंपॉर्टेंट है, पहले तो मैं ये बता दूं, बैच कॉस्टिंग नट्स एंड बोल्ट हो गए, मेडिसिन हो गया, बिस्किट हो गया, टॉयज हो गए, ये सारे बैच में बनते हैं। ठीक, बैच कॉस्टिंग कहाँ पे लगता है, जहां गुड्स बैच में बन रहे हैं और बहुत सारे कॉस्ट पर बैच इनकर्ड होते हैं। ठीक है,
बैच वाइज कॉस्ट इनकर्ड होते हैं। जॉब कॉस्टिंग कस्टमर के रिक्वायरमेंट अनुसार जहां गुड्स को बनाया जाता है, जैसे कि यहाँ एडवर्टीजमेंट हो गया, वर्कशॉप हो गया, अच्छा इंटीरियर डेकोरेशन हो गया, जिसको जैसा चाहिए वैसा बनाएंगे, है कि नहीं, तो खर्चे भी उस अनुसार लगता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बिल्डिंग हो गया, शॉप हो गया, ब्रिज हो गया, शिप हो गया, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग मैंने आपको बोला था, जहां दो या दो से ज्यादा प्रोसेस होके गुड्स गुजरते हो, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, केमिकल्स हो गए, केमिकल्स में ही शॉप आता है, ऑयल रिफाइनरी आती है, ये सारे जो प्रोसेस है, ये सारे जो गुड्स है वो क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा प्रोसेस होके गुजरते हैं, ठीक है। चलो ऑपरेटिंग में मैंने आपको बताया सर्विस इंडस्ट्री में लगता है, ठीक, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल, होटल, वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई, कॉलेज हो गया, एयरलाइन हो गए, ये हो गए, ठीक है। मल्टीपल कॉस्टिंग मोटर कार का मैंने एग्जांपल दिया था, और भी देख लो, एरोप्लेन भी, एरोप्लेन में भी बहुत सारे कंपोनेंट अलग अलग चीजों से बनते हैं, अलग अलग मेथड ऑफ कॉस्टिंग वहां पे यूज होता होगा, ठीक। चलिए यहाँ कुछ एग्जांपल है ये भी आपको देखना है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इंडस्ट्री है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग लगेगा। पावर ये भी सर्विस इंडस्ट्री है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग लगेगा। होटल सर्विस इंडस्ट्री है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। हॉस्पिटल ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है। स्टील बताइए, स्टील बताइए। अब स्टील के लिए देखो यहाँ पे दो दो चीज बोला है मैंने, एक तो प्रोसेस कॉस्टिंग भी हो सकता है, स्टील कई बार दो या दो से ज्यादा प्रोसेस होकर गुजरता है तो स्टील बनता है, या फिर सिंगल कॉस्टिंग भी आप लिख सकते हैं, दोनों ही लिख देना ज्यादा बेहतर रहेगा। कोल हो गया सिंगल कॉस्टिंग, होमोजीनियस प्रोडक्ट लार्ज क्वांटिटी में बनना है, सिंगल कॉस्टिंग यूज करेंगे। बाईसाइकिल हो गया, मोटर कार, बाईसाइकिल, एरोप्लेन, ये सारे जो गाड़ी वगैरह है ना, इसमें मल्टीपल कॉस्टिंग यूज होती है। ब्रिज जहां पे भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे ब्रिज बनाना हो गया, शिप बनाना हो गया, बिल्डिंग बनानी हो गई, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स मॉल बनाना हो गया, ये सारे क्या है बताइए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज होता है। यहाँ पे इनके कॉस्ट यूनिट भी लिख रखा है, ठीक। कॉस्ट यूनिट तो ऐसे भी हम बाद में भी पढ़ेंगे, ऊपर भी हमने पढ़ा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसेंजर किलोमीटर, टन किलोमीटर अगर गुड्स का है तो, पावर है तो किलोवाट आवर, होटल में रूम डे, हॉस्पिटल में पेशेंट डे, बेड डे, ठीक है। स्टील है तो टन में, कोल भी है तो टन में, बाईसाइकिल नंबर ऑफ यूनिट्स में एक्सप्रेस होते हैं, और ये प्रोजेक्ट में एक्सप्रेस होते हैं कि एक प्रोजेक्ट का खर्चा कितना, ठीक, एक कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा कितना। एक क्वेश्चन पूछा है, बताओ, आइडेंटिफाई मेथड ऑफ कॉस्टिंग फॉर फ्लोइंग एग्जांपल्स वेयर ऑल द कॉस्ट आर डायरेक्टली चार्ज टू स्पेसिफिक जॉब, एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड खर्चा निकाल रहे हैं, जॉब कॉस्टिंग। वेयर ऑल द कॉस्ट आर डायरेक्टली चार्ज टू पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट, पता है ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट को बैच में बनना बोलते हैं, बैच कॉस्टिंग। वेयर अ कॉस्ट इज ए सर्टेन फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना है आपको, इसको यूनिट कॉस्टिंग बोलो, सिंगल कॉस्टिंग, आउटपुट कॉस्टिंग बोलो। जब होमोजीनियस नेचर का प्रोडक्ट होता है, बहुत प्रोडक्ट बन रहे हैं, सेमी प्रोडक्ट बन रहे हैं, है ना, ह्यूज क्वांटिटी में बन रहा है, तो उस केस में एक प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना हो तो टोटल कॉस्ट कितना इनकर्ड हुआ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, इस मेथड ऑफ कॉस्टिंग को यूनिट कॉस्टिंग, एक यूनिट का खर्चा निकाल रहे हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट के केस में यूज करते हैं, जहां पे प्रोडक्ट लार्ज क्वांटिटी में बन रहा है एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सेमी प्रोडक्ट बन रहे हैं। वेयर नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज कॉम्प्लेक्स, जहां पे भी कॉम्प्लेक्स नेचर का प्रोडक्ट है, मल्टीपल या कंपोजिट कॉस्टिंग यूज होता है, ठीक। एक इंडिविजुअल मेथड ऑफ कॉस्टिंग यहाँ पे लगाना मुश्किल होता है, इसीलिए मल्टीपल यूज करते हैं, ठीक। किसी कंपोनेंट के लिए सिंगल कॉस्टिंग, किसी कंपोनेंट के लिए बैच कॉस्टिंग, ठीक है अब आते हैं टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट निकालने के बहुत सारे टेक्निक हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया इस प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना है, करेक्ट, पर अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग है, जरा देखते हैं इसको भी। एक होता है मार्जिनल कॉस्टिंग, आपको पता है मार्जिनल कॉस्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, बताओ, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, है कि नहीं, प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट क्या है, चार्ज अगेंस्ट द रेवेन्यू बोलते हैं, पीरियड कॉस्ट है। ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग ये कहाँ पे यूज करते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए, नया ऑफर एक्सेप्ट करे कि नहीं, है ना। ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग, ऑब्जर्प्शन का कॉस्टिंग बोलता है प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट भी, फिक्स कॉस्ट के भी हिस्सा भी। ये रेगुलर प्रोडक्ट जो हम
प्रोडक्ट बना रहे हैं ना उसका कॉस्टिंग निकालना, प्रॉफिटेबिलिटी निकालना हो तो ये यूज करते हैं। ओवरहेड चैप्टर में ये चीज हमने पढ़ी है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या देखते हैं कि एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट किया जाता है, एक्चुअल कॉस्ट हम रिकॉर्ड करते हैं, वेरिएंस निकालते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस निकालने के बाद अप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉस्ट कंट्रोल करने का एक तरीका है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग ये कोई टाइप ऑफ कॉस्टिंग नहीं है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब एक इंडस्ट्री में अगर सारे फॉर्म सेमी मेथ सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म का मतलब ये जहाँ पे सारे फॉर्म सेमी सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं। अच्छा, सेम सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग यूज करेंगे तो क्या बढ़िया रहेगा? कंपैरिजन बढ़िया रहेगा, एक दूसरे का परफॉर्मेंस, है ना। जहाँ पे अलग अलग फॉर्म अलग अलग सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग यूज करेंगे तो कंपैरिजन करने के लिए पहले तो हमें एक सिस्टम पे लाना पड़ेगा ना उनको, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कोई अलग से टाइप ऑफ कॉस्टिंग नहीं है। इसका मतलब है वेयर ऑल द फॉर्म इन इंडस्ट्री यूजिंग सेम सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग। एक्टिविटी वाइज कॉस्टिंग ये हमने पढ़ा है, चैप्टर ही है प्रॉपर। चैप्टर तो वैसे इसका और इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। सॉरी, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का नहीं है, ये तो मैंने समझाया आपको। ठीक, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या बोलता है? जहां पे हम कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं पर एक्टिविटी और फिर प्रोडक्ट पे चार्ज करते हैं फिर प्रोडक्ट पे चार्ज करते हैं। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का ये थोड़ा एडवांस वर्जन है, ज्यादा रियलिस्टिक वर्जन है ऑब्जर्वेशन बेस्ड कॉस्टिंग का। ये मैंने आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में पढ़ाई थी। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग क्या बोलता है? हिस्टोरिकल कॉस्टिंग बोलता है कि कॉस्ट सिर्फ वही होते हैं जो कॉस्ट इनकर्ड हो गए। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में जो कॉस्ट इनकर्ड नहीं हुए उससे रिलेटेड हम डिसीजन नहीं लेते। जैसे कि कॉस्टिंग में हम बजटिंग भी तो करते हैं, और बजटिंग में तो हम कॉस्ट को एस्टिमेटेड बेसिस पे लेते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट। भाई सब बजट बना रहे हैं तो एक्चुअल में हुआ थोड़ी ना, अभी तो बजट बना रहे हैं। ठीक, तो ये हिस्टोरिकल कॉस्टिंग का हिस्सा नहीं है। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग बोलता है कॉस्ट को हम वही मानेंगे या उसी चीज को कॉस्टिंग रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग उसी को रिकॉर्ड करेगा, उस कॉस्ट को जो इनकर्ड हो चुका है। ठीक, डायरेक्ट कॉस्टिंग ये बोलता है कि प्रोडक्ट कॉस्ट सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं। ठीक है, ये भी उतना आपको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं। जो टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है यहाँ से इंडिविजुअल चैप्टर्स है, इंडिविजुअल चैप्टर में हमने जो डिटेल पढ़ा है वो मोर देन सफिशिएंट है। 7वां नंबर पॉइंट है कॉस्ट क्लासिफिकेशन। ठीक कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? इन बेसिस पे कर सकते हैं, बारी बारी उठाते हैं। नेचर या एलिमेंट वाइज अगर कॉस्ट को क्लासिफाई करना हो तो कॉस्ट को मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस में क्लासिफाई कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को बनाने में मटेरियल लगा होगा, इस खर्चे को बांटना हो कि जितना भी खर्चा लगा 3 हेड में बांट सकते हैं। तो मटेरियल का खर्चा, मटेरियल का मतलब जितने भी फिजिकल कंपोनेंट इसमें लगे वो मटेरियल में आएंगे। लेबर का खर्चा, जितने भी मैन पावर ने काम किया है, चाहे डायरेक्ट लेबर जो इसको बनाया हो या इनडायरेक्ट लेबर जो इम्प्लॉय वगैरह काम करते हैं, सुपरवाइजर काम करते हैं, सबका खर्चा यहाँ चार्ज हुआ होगा। डायरेक्ट सीधा चार्ज हुआ होगा, इनडायरेक्ट ओवरहेड चैप्टर पढ़ा है वैसे चार्ज हुआ होगा रिकवरी रेट के बेसिस पे। या फिर एक्सपेंस, मटेरियल लेबर को छोड़ने के बावजूद जितने भी और खर्चे हो गए ये सारे एक्सपेंस में आते हैं। ठीक, तो एक कोई भी कॉस्ट अगर निकालना हो प्रोडक्ट का तो उसको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। अगर एलिमेंट या नेचर वाइज बांटना हो तो मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। ठीक है, मटेरियल को भी डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल में बांट सकते हैं। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब वो मटेरियल कॉस्ट जिससे डायरेक्टली ये गुड्स बना है, जो इस गुड्स की आइडेंटिटी को देता है। ठीक जैसे कि लेज पोटैटो से बनता है तो पोटैटो क्या हो गया? डायरेक्ट मटेरियल हो गया, पर उसमें थोड़ी कलर्स वगैरह भी डलते होंगे, उसमें थोड़ी क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट के लिए फ्लेवर डलता होगा, वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, है ना। वैसे ही लेबर, जो वर्कर, जो मैन पावर डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं वो डायरेक्ट लेबर हो गए, जैसे कि फैक्ट्री वर्कर। और जो लेबर या जो मैन पावर काम तो करते हैं उनका भी खर्चा हमारे लिए खर्चा है, लेकिन डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, जैसे सुपरवाइजर हो गया, जैसे कि फोरमैन हो गया, एम्प्लॉय की सैलरी हो गई। अंत में ये भी खर्चे प्रोडक्ट ही चार्ज करके रिकवर किया जाता है, पर ये इनडायरेक्ट लेबर हो गए खर्चे। वैसे ही खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आप बांट सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ खर्चा क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनको जोड़ दोगे तो प्राइम कॉस्ट आता है, कॉस्ट शीट में पढ़ाया था आपको।
और जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो सारे इनडायरेक्ट खर्चे को बोलते हैं ओवरहेड। ओवरहेड को फर्दर आप बांट सकते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फैक्ट्री में जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं वो प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस डिपार्टमेंट में जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग डिपार्टमेंट में जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हो रहे हैं, सेलिंग डिपार्टमेंट में तो जो खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट ही होते हैं ना, जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो सारे क्या है, सेलिंग ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट जो है, जो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है, वहां पे जो इनडायरेक्ट खर्चे है वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आता है। ठीक है, चलो सेकेंड है, इसके बाद सेकेंड टॉपिक फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शन के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में, कि बनाने में कितना खर्चा लगा है। ठीक है, इसमें सारे डायरेक्ट खर्चे आते हैं एंड प्रोडक्शन ओवरहेड भी आता है। मोटा मोटी बोल दूं तो इसको फैक्ट्री कॉस्ट बोल सकते हैं क्या, प्लस अगर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो वो भी आएगा। ठीक, ये कहने का मतलब है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का हिस्सा है। सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग से रिलेटेड इनडायरेक्ट खर्चे। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सारे खर्चे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो खर्चा हो रहा है वो। और लास्ट प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, इसका मतलब क्या होता है, देखो पहले R&D होती है, पता कर लेते हैं, फिर गुड्स का प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन करने के बाद गुड्स को बेचते हैं। करेक्ट, प्रोडक्शन से पहले का जो खर्चा है ना, R&D के बाद और प्रोडक्शन से पहले, जैसे कि ट्रायल रन, बनाने से पहले जो ट्रायल रन करते हैं तो वो प्री प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, प्रोडक्शन से जस्ट पहले। तो खर्चों को फंक्शनल क्लासिफिकेशन फंक्शन के अनुसार करेंगे तो कैसे आएगा, एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट, बनाने से रिलेटेड खर्चा, सारे प्रोडक्शन ओवरहेड, सारे डायरेक्ट खर्चे जुड़ेंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस डिपार्टमेंट का खर्चा। सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग डिपार्टमेंट का खर्चा। एडमिनिस्ट्रेटिव सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का खर्चा। R&D कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का खर्चा। प्री प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि प्रोडक्शन से जस्ट पहले होने वाले खर्चे। थर्ड, कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं वेरिएबिलिटी या बिहेवियर या वॉल्यूम बोलो या एक्टिविटी बोलो, इसके बेस पे कोई भी नाम लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक नाम यूज कर लेता हूं बिहेवियर के बेसिस पे। ठीक है, कॉस्ट को क्लासिफाई करेंगे अगर कॉस्ट की बिहेवियर के बेसिस पे तो ये आता है फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड सेमी फिक्स्ड। डिटेल में आपको मार्जिनल कॉस्टिंग एंड इवन यूनिट कॉस्टिंग में आपको पढ़ाया है मैंने, दोबारा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है, पूरा डायग्राम बना के समझाता हूँ। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फिक्स कॉस्ट का मतलब वो जो कॉस्ट फिक्स है, इसको लेवल ऑफ प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं। आप 1 यूनिट बनाइए, 10 यूनिट बनाइए, ये कॉस्ट उतना ही रहेगा, फिक्स रहेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि फैक्ट्री का रेंट, आपने एक फैक्ट्री ले लिया, ठीक है, उस पर ना बनाओ तब भी रेंट लगेगा, 1 यूनिट बनाओ तब भी रेंट लगेगा, या फिर आप 10,000 बना सकते हैं तो पूरा 10,000 बनाइए तब भी उतना ही रेंट लगेगा। ठीक, तो जो रेंट है ना वो क्या है, फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट फिक्स रहता है इरेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन। पर यूनिट निकालना हो तो घटते जाएगा जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे। क्यों, क्योंकि अमाउंट में तो फिक्स है, यूनिट बढ़ाते जाओगे तो पर यूनिट डिक्रीज होते रहेगा। तो जब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ बनेगा तो ऐसे घटते जाता है। ठीक, तो यही मैंने लिखा, फिक्स होते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन या लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि रेंट, डिप्रिसिएशन, मैनेजर की सैलरी, अगर पर यूनिट बोले तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाओगे ये डिक्रीज होते रहे। दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वो होता है जो अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो, लेवल ऑफ प्रोडक्शन, तो ये बढ़ते रहते हैं। ठीक, सारे डायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड, ये सारे क्या है, वेरिएबल कॉस्ट के एग्जांपल। ठीक, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, 1 यूनिट बनाऊंगा तो कम लगेगा, 100 यूनिट बनाऊंगा ज्यादा लगेगा, 10,000 यूनिट बनाऊंगा और ज्यादा लगेगा। तो जितना ज्यादा यूनिट बनाऊंगा डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा उतना ज्यादा लगेगा। तो ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, जो कॉस्ट वेरी करता है विथ लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बढ़ाओगे ये भी बढ़ते रहेगा। अच्छा, लेकिन इनका नेचर है, अगर पर यूनिट देखोगे ना तो ये फिक्स रहते हैं। अगर पर यूनिट का ग्राफ बनाओगे तो ये फिक्स रहते हैं। एग्जाम्पल,
मान लो एक यूनिट पे अगर 100 रुपया लगता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो टोटल कितना लगेगा 100। 2 यूनिट पे 100 रुपए के रेट से लगता है तो 200। 3 यूनिट पे 100 रुपए के रेट से 300। अब बताओ टोटल में तो ये चेंज हो रहा है, बढ़ते जा रहा है जैसे यूनिट बढ़ाए, पर यूनिट तो फिक्स रहता है ना। तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया, डिटेल में आपको मैंने बता रखा है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड यूनिट कॉस्टिंग वाले चैप्टर में यही चीज लिखा है। विच चेंजेस विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बोले तो फिक्स रहता है। सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल का मतलब जिसमें खर्चे फिक्स भी हैं और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी है। सेमी वेरिएबल का मतलब, इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूं, ठीक है। सेमी वेरिएबल का मतलब, सेमी वेरिएबल का मतलब फिक्स कॉस्ट भी है उसमें एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी है, यानी कि पर यूनिट भी वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूडेड है और एक सर्टेन फिक्स कॉस्ट भी है, उसको सेमी वेरिएबल बोलते हैं। करेक्ट, यही लिखा है, कंटेन बोथ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, एक फिक्स चार्ज होते हैं और जितना कंजम्पशन किया है उसके अनुसार वेरिएबल कॉस्ट भी इनकर्ड होते हैं। वैसे ही वाटर बिल होते हैं, तो जितने भी यूटिलिटी के बिल होते हैं ना, ये वेरिएबल कॉस्ट के नेचर के होते हैं, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है। वेरिएबल कॉस्ट अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो, उसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना हो, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। मेथड बहुत सारे हैं, ये वाले मेथड आपको एग्जाम में करना है, ठीक। ये कहाँ पे पढ़ाया है बात करो तो यूनिट कॉस्टिंग वाले चैप्टर में आपको पढ़ा रखा है, ठीक। और दोबारा आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ा रखा है, यहाँ पे तो रिवीजन करा ही रहा हूं। सेमी फिक्स, सेमी सेमी फिक्स में दो आते हैं, आपके लेवल पे जरूरी नहीं है। एक तो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं कि एक सर्टेन लेवल तक फिक्स होते हैं, उसके बाद वेरिएबल हो जाते हैं। और दूसरा आता है लॉट वाइज, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो लॉट वाइज होते हैं कि 0 से लेके 100 तक इतना, 100 से लेके 200 तक इतना, तो ये फिक्स वाले में आते हैं, सेमी फिक्स में, ठीक है। चल, उसके बाद फिक्स खर्चे को ऐसे भी बांट सकते हैं, किसी भी आपको पूछ सकता है, इसीलिए मैं डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं। एक होता है कमिटेड कॉस्ट, ठीक है। कमिटेड कॉस्ट का मतलब वो खर्चा जिसका हमारे को फिक्स ऑब्लिगेशन है, ये खर्चे हमें करने ही पड़ेंगे अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो, ठीक। ये हमारे लिए फिक्स ऑब्लिगेशन होता है, नाम ही क्या है कमिटेड। कमिटेड का मतलब ऑब्लिगेशन फिक्स है, ये इनकर्ड होंगे। ये शट डाउन कर दोगे ना बिजनेस, तभी इनकर्ड होना बंद होते हैं, नहीं तो ये इनकर्ड होते ही होते हैं। जैसे कि मशीन का डिप्रिसिएशन, जो टाइम के बेसिस पे डिप्रिसिएशन इनकर्ड होता है वो तो होगा ही होगा। जैसे कि रेंट हो गया, जैसे कि सैलरी हो गई टॉप मैनेजमेंट की, ये तो इनकर्ड होगा ही होगा ना, ये तो हमें पता है। तो इसीलिए ये क्या है कमिटेड फिक्स कॉस्ट है। कमिटेड फिक्स कॉस्ट का मतलब टू बी इनकर्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स कॉस्ट वैसे वाले जो कि होंगे ही होंगे, आप प्रोडक्शन करो ना करो, ये तभी बंद होंगे जब बिजनेस को शट डाउन कर दीजिए, तो ये कमिटेड नेचर के होते हैं। एक होता है डिस्क्रिशनरी, डिस्क्रिशनरी का मतलब मैनेजमेंट के डिसीजन पे निर्भर करता है ये होंगे या नहीं होंगे। जैसे कि एडवर्टीजमेंट अगर 1 करोड़ का कराना है, ये तो मैनेजमेंट के डिसीजन के ऊपर है। एडवर्टीजमेंट का 1 करोड़ का खर्चा फिक्स कॉस्ट तो है, पर है क्या डिस्क्रिशनरी नेचर का। मैनेजमेंट चाहे तो करेगी, नहीं चाहे तो नहीं करेगी, यानी कि कैन बी अवॉइडेड, फिक्स ऑब्लिगेशन नहीं है, इन खर्चे को अवॉइड किया जा सकता है, तो ये कमिटेड, ये डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। टू बी इनकर्ड ऑन अ डिस्क्रिशन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की इच्छा से होता है ये। जैसे कि एडवर्टीजमेंट, लेबर एम्यूनिटीज, लेबर को अगर सुख सुविधाएं दे रहे हैं, फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो ये मैनेजमेंट की इच्छा है। अगर हम देंगे तो इनकर्ड होगा, नहीं देंगे तो खर्चे इनकर्ड नहीं होगा, ठीक। स्पेशल मशीन फॉर ऑफर, मान लो कोई ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो उसके लिए मशीन हायर पे लेना पड़ेगा, हायर चार्जेस फिक्स कॉस्ट तो है ना। मशीन खरीदेंगे खर्चा लगेगा, लेकिन ये तो डिपेंड करता है ना, ऑफर एक्सेप्ट करेंगे तभी मशीन लेना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नहीं लेना पड़ेगा, तो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट है। कुछ कॉस्ट होते हैं जो उसको स्टेप कॉस्ट बोलते हैं। स्टेप कॉस्ट का मतलब
देखो लैडर के शेप में होते हैं, एक सर्टेन कैपेसिटी तक फिक्स रहते हैं, जैसे उससे ज्यादा कैपेसिटी हुआ तो बढ़ जाते हैं, फिर एक सर्टेन कैपेसिटी तक फिक्स रहते हैं, फिर बढ़ जाते हैं, एक सर्टेन कैपेसिटी तक फिक्स रहते हैं, लैडर शेप में रहते हैं। ठीक, इसीलिए स्टेप कॉस्ट बोलते हैं। जैसे कि मान लो मैं बोलता हूँ 50% कैपेसिटी तक काम करोगे तो फिक्स कॉस्ट लगेगा 1 लाख, इससे ज्यादा यानी कि 10% कैपेसिटी अगर और बढ़ा दिए तो ये फिक्स कॉस्ट बढ़ के हो जाएगा, इसमें 50,000 और ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या है, स्टेप कॉस्ट है। फिक्स का बिहेवियर शो तो कर रहा है, देखो 50% पे फिक्स है, अब 1% कैपेसिटी पे काम करो या 25 या 50, 1 लाख ही लगेगा। लेकिन एक सर्टेन कैपेसिटी बाद कैपेसिटी बढ़ने पे ये भी बढ़ रहा है, तो स्टेप कॉस्ट हो गया। ठीक है, चलो एक होता है स्लैब कॉस्ट। स्लैब का मतलब यहाँ पे कैसे है, कैपेसिटी चेंज होने पे हो रहा है, यहाँ पे वैसा नहीं होता। स्लैब का मतलब वो फिक्स कॉस्ट जो कैपेसिटी पे निर्भर नहीं होते, सीधा लगेंगे लगेंगे। जैसे फैक्ट्री का रेंट का मैंने एग्जांपल लिया था, आप एक बनाओ 1,000 बनाओ या पूरा 100% कैपेसिटी पे बनाओ, ठीक, उतना तो लगना ही लगना है, जो आपकी ऑब्लिगेशन फिक्स हो गई है। स्लैब का मतलब फिक्स रहेगा, स्टेप अप का मतलब एक सर्टेन कैपेसिटी तक फिक्स रहेगा, फिर बढ़ जाएगा उससे ज्यादा कैपेसिटी हुआ तो। ठीक, ये थोड़ा बहुत सेमी वेरिएबल के नेचर की तरह ही बिहेव कर रहे होते हैं, पर स्टेप कॉस्ट का मतलब ये होता है, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे कॉस्ट को अगर बांटना हो तो कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट का मतलब इंसान चाहे तो उसको अपनी एक्शन से कंट्रोल कर सकता है, उसको बोलते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट। जैसे कि डायरेक्ट खर्चा, बताइए बनाएंगे तो लगेगा, नहीं बनाएंगे तो नहीं लगेगा, ये कंट्रोलेबल है ना। तो इसीलिए मैंने लिखा है वो कॉस्ट जो कि कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट होते हैं ना, कंट्रोलेबल इन द नेचर होते हैं। सिमिलरली कुछ ऐसे खर्चे हैं जो इंसान के एक्शन से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, उसको बोलते हैं क्या, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। ठीक है, तो ये कंट्रोल नहीं किए जा सकते। जरूरी नहीं सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कंट्रोलेबल कॉस्ट हो, फिक्स कॉस्ट भी कंट्रोलेबल कॉस्ट हो सकता है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट भी कंट्रोलेबल कॉस्ट हो सकता है। जनरली वर्ड यूज किया है मैंने, एक एग्जांपल लेता हूं फिर समझ में आएगा। जो मशीन की रिपेयर करते हैं ना, देख रेख करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, उसको बोलते हैं फोरमैन। टूल रूम जो होता है फैक्ट्री में, उसका खर्चा डिपेंड करता है फोरमैन पे। फोरमैन जितना चाहे उतना करवा सकता है, थोड़ा बहुत तो चेंज कर ही सकता है, खर्चा चाहे तो एडिशनल भी करवा सकता है, चाहे तो कंट्रोल में भी करा सकता है। तो फोरमैन चाहे तो टूल रूम का कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है थोड़ा हद तक, ध्यान दे तो खर्चे कम हो जाएंगे, ध्यान ना दे तो टूल रूम का खर्चा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन एक बार मान लो साल भर में टूल रूम का खर्चा 1 लाख हो गया, करेक्ट, ये टूल रूम का खर्चा तो कंट्रोलेबल है बाई फोरमैन, चाहे तो थोड़ा बहुत कंट्रोल कम या इंक्रीज कर सकता है, ध्यान से काम करे तो टूल रूम का खर्चा हो सकता है कम है। पर एक बार ये खर्चा हो गया, अब मान लो 3 मशीन है, तीनों पे बटने हैं ये, तो ये तो तीनों पे 1 लाख बटेंगे ही बटेंगे, तो ये बांटने तो पड़ेंगे, और बांटेंगे कितना, टोटल 1 लाख। ये जो अपोर्शनमेंट है ना, ये कंट्रोल किया जा सकता है क्या फोरमैन के द्वारा, नहीं। फोरमैन सिर्फ खर्चे होने से कंट्रोल कर सकता है, हो गया वो तो 1 लाख बांटने ही पड़ेंगे ना, अपोर्शनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो कोई भी खर्चे जो अपोर्शन हो रहे हैं ना, वो किसी के भी हाथ में नहीं रहते, वो खर्चे हो चुके हैं तो अनकंट्रोलेबल हो गए। और टूल रूम का खर्चा क्योंकि ये फोरमैन चाहे तो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता है, तो कंट्रोलेबल नेचर का है। यही एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ कि टूल रूम एक्सपेंडिचर कैन बी कंट्रोल बाय फोरमैन। ठीक है, टूल रूम का खर्चा, लेकिन जब उसकी अपोर्शनमेंट कर रहे हैं मशीनों पे तो वो कंट्रोलेबल नहीं है, वो फोरमैन के हाथ में नहीं है, वो तो खर्चा हो चुका, उतना बटेगा ही बटेगा, तो क्या है, अनकंट्रोलेबल। जनरली वेरिएबल कॉस्ट कंट्रोलेबल होते हैं, हम चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, अपोर्शनमेंट वाले कोई भी खर्चे जो अपोर्शनमेंट कर दें वो कंट्रोलेबल नहीं होते, कुछ हद तक तो फिक्स कॉस्ट भी कंट्रोलेबल नहीं होता। ठीक, होने हैं तो होने हैं। नॉर्मलबिलिटी के बेसिस पे कॉस्ट को बांट सकते हैं, एक तो नॉर्मल कॉस्ट और दूसरा अब नॉर्मल कॉस्ट में। ठीक है, एक तो नॉर्मल कॉस्ट और दूसरा अब नॉर्मल कॉस्ट में। नॉर्मल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अगर जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, इस प्रोडक्शन करने के लिए नॉर्मली जो खर्चे लगते हैं ना, वो नॉर्मल कॉस्ट है।
ठीक है। मैं इस पेन बनाने के लिए जो मटेरियल, लेबर और खर्चे लगते हैं वो खर्चे हुए, तो ये नॉर्मल कॉस्ट है। पर जो नॉर्मली खर्चे नहीं लगते, मान लो एक बार मैंने कॉन्ट्रैक्ट बीच किया और मुझे पेनल्टी भरना पड़ गया अपने सप्लायर को, ये नॉर्मली लगने वाले खर्चे है क्या इसके प्रोडक्शन के लिए? नहीं, तो अब नॉर्मल कॉस्ट है। यानी कि जो आउटपुट में बना रहा हूं, नॉर्मल सिचुएशन में बना रहा हूं, उसके लिए जो नॉर्मली खर्चे लगते हैं ये नॉर्मल कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा होता है नॉर्मल कॉस्ट। पर जो खर्चे नॉर्मली नहीं लगते हैं प्रोडक्शन के लिए, ये अब नॉर्मल कॉस्ट है। ये प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। कॉस्टिंग पीएल में हमें एज अ लॉस बुक करनी पड़ेगी, कॉस्टिंग पीएल में डेबिट करना पड़ेगा अब नॉर्मल कॉस्ट को। ठीक, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी कॉस्ट है ना वो नॉर्मल कॉस्ट होते हैं। एंड ओवर एबव नॉर्मल कॉस्ट कई बार इनकर्ड हो जाता है, जैसे कि कोई पेनल्टी वगैरह हो गया, कोई ह्यूज लॉस हो गया, तो वो क्या है? अब नॉर्मल कॉस्ट है। कॉस्ट इनकर्ड नॉर्मली एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट हम बना रहे हैं उसके लिए नॉर्मली जो कॉस्ट लगता है, अंडर कंडीशन एट विच नॉर्मल आउटपुट इज प्रोड्यूस, उस कंडीशन में जैसे हम बनाते हैं ना उसी कंडीशन में हम बना रहे हैं, तो जितना नॉर्मली खर्चा लगता है वो नॉर्मल कॉस्ट है। ये प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा है, प्रोडक्ट के कॉस्ट में जोड़ेंगे ये सारे खर्चे। लेकिन जो नॉर्मली इनकर्ड नहीं होता, जैसे कि मैंने पेनल्टी का एग्जांपल दिया, वो क्या बनाने से रिलेटेड खर्चा है? नॉर्मल नहीं, तो वो क्या है? अब नॉर्मल कॉस्ट। ये कॉस्टिंग पीएल में डेबिट करेंगे, आपको चार्ज करना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते। देखो, मैंने आपको बिहेवियर के बेसिस पे, कंट्रोल के बेसिस पे, नॉर्मेबिलिटी के बेसिस पे पढ़ा दिया। ठीक, आओ जरा टाइम के बेसिस पे कॉस्ट को कैसे बांटेंगे। चलो नेक्स्ट है टाइम के बेसिस पे। टाइम के बेसिस में हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि जो कॉस्ट इनकर्ड हो चुके हैं उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। एक होता है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट का मतलब होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट, इनकर्ड नहीं हुए, एक्चुअल में जो खर्चे हो गए तो हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो हम एस्टिमेट करते हैं ना, जैसे बजट के लिए खर्चे एस्टिमेट किए जाते हैं, बजटिंग के लिए, ठीक है। कई बार एडवांस टैक्स भरने के लिए, टैक्स प्लानिंग करने के लिए खर्चे एस्टिमेट करे जाते हैं। ये सारे क्या एग्जाम्पल हैं? प्री डिटरमाइंड कॉस्ट के। ठीक, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट का मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट। इसका एक एग्जांपल मैंने दिया है, जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट। मान लो स्टैंडर्ड कॉस्ट हम सेट करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए पढ़ा चुका ऊपर में, तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट है, हुआ है ये खर्चा? नहीं, ये प्री डिटरमाइंड कॉस्ट का एग्जाम्पल है। ट्रेसेबिलिटी के बेसिस पे कॉस्ट को बांट सकते हैं डायरेक्ट कॉस्ट में, इनडायरेक्ट कॉस्ट में। डायरेक्ट कॉस्ट का कॉस्ट पर यूनिट खर्चा में पता होता है, ये आइडेंटिफिएबल कॉस्ट है। एक यूनिट बनाने में डायरेक्ट खर्चा कितना लग रहा है हम निकाल सकते हैं, तो इसीलिए ट्रेसेबल कॉस्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट एक पीरियड कॉस्ट होता है, पर यूनिट इनकर्ड नहीं होते। एक यूनिट पे कितना लग रहा है ये हम ट्रेस नहीं कर सकते, नहीं बता सकते, ये हम बजटेड बेसिस पे चार्ज कर सकते हैं प्रोडक्ट पे। ओवरहेड चैप्टर में पढ़ा था, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट खर्चे के बेसिस पे। डायरेक्ट खर्चा और इनडायरेक्ट खर्चे में ट्रेसेबिलिटी के बेसिस पे बांट सकते हैं। अब आओ अगला, कॉस्ट रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट को अगर डिसीजन मेकिंग पर्पज से देखा जाए तो कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? चलो, सबसे पहला है यहाँ पे डायग्राम है, इसी को एक्सप्लेन किया है नीचे। सबसे पहला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। मैं अगर कोई चीज छोड़ के कुछ और चीज कर रहा हूं तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइज होता है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि मेरी 2 लाख की सैलरी है, इसको छोड़ के अगर मैं आपको टीचिंग करूं तो मेरे टीचिंग करने का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 2 लाख है। क्यों? क्योंकि उतनी सैलरी मैंने फॉरगिव किया। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। ये नहीं करके कुछ और कर रहे तो कितना नुकसान हो रहा है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिलेवेंट होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। कैपिटल बजटिंग में एक क्वेश्चन था, याद करिए, हॉस्पिटल वाला, जहां हॉस्पिटल में पहले डॉक्टर कहीं और रेफर कर देते थे, ठीक है, कमीशन आता था, अब अपना मशीन लेके आ रहे हैं। तो जब अपना मशीन लेके आ रहे थे तो याद है वो कमीशन नहीं आ रहा था, तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालते टाइम वो कमीशन को घटा रहे थे कि ये जो कमाई हो सकती थी अब ये नहीं होगी। डिसीजन मेकिंग में ले रहे थे कि नहीं, याद करूं? ठीक है, तो यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिसीजन मेकिंग के लिए रिलेवेंट मानते हैं, डिसीजन मेकिंग में लिया जाता है। ठीक है, एक एसेट खरीदना है, मान लो मैंने एफडी ब्रेक किया, पैसा निकाला, एसेट खरीदा। एफडी में था तो 10% ब्याज कमा रहा था, इंटरेस्ट कमा रहा था। वो इंटरेस्ट तो अब नहीं कमाऊंगा, एसेट में इन्वेस्ट कर दिया तो जो इंटरेस्ट लॉस हो रहा है ना, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
एक चीज को छोड़ के कुछ और कर रहे हैं और करने की वजह से कुछ नुकसान हो रहा है ना, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, सेकंड चीज करने का। ठीक है। संक कॉस्ट का मतलब कॉस्ट विच हैज बीन ऑलरेडी इनकर्ड, जो खर्चा हो चुका वो संक कॉस्ट है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, कैपिटल बजटिंग का एग्जाम्पल देता हूं। ठीक, मैंने बोला था कि संक कॉस्ट को कैपिटल बजटिंग में नहीं लेते। एक और चीज में मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग में भी ये एग्जाम्पल दिया था, दोबारा आपको देता हूं। मान लो कि मैंने मार्केट रिसर्च पे 1 लाख रुपया खर्च कर दिया, अब मैं तैयार हूं प्रोडक्ट बना के लॉन्च करने का। प्रोडक्ट अगर मैं बनाऊंगा तो 2 लाख रुपया और लगेगा, और बना के बेचूंगा तो 2,50,000 में बिकेगा। करेक्ट। अब इस प्रोडक्ट को बनाऊं कि ना बनाऊं, अगर आप इस खर्चे को ध्यान दोगे तो आप बोलोगे मत बनाइए। क्यों? 1 लाख ऑलरेडी हो गया, 2 लाख और लगेगा, 3 लाख खर्चा हो गया, और बेचोगे कितना? 2,50,000 में, 50,000 लॉस। और मैं बोलता हूँ हमें बनानी चाहिए। अगर मैं इस प्रोडक्ट को बनाया तो बनाने से यहाँ पे 50,000 गेन होगा, ये 50,000 तो नुकसान हो चुका, खर्चे हो चुके, तो नेट में 50,000 ही लॉस होगा। ऐसे नहीं बनाया तो 1 लाख का लॉस, क्योंकि ये खर्चे तो हो चुके हैं ना। तो जो खर्चे हो चुके होते हैं ना, वो आगे डिसीजन मेकिंग के लिए इरेलीवेंट हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं सॉन्ग कॉस्ट, एंड सॉन्ग कॉस्ट इज नॉट रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। आप नहीं भी करोगे तो ये तो खर्चा हो चुका, इतना तो नुकसान हो गया, आप मत बनाओ प्रोडक्ट, तो जो 1 लाख चले गए वो आएंगे क्या? नहीं। तो उससे बढ़िया है ना प्रोडक्ट बना के 50,000 कमा लो, कम से कम नेट में तो 50,000 ही नुकसान होगा। ज्वाइंट कॉस्ट, आपको पता है अगर एक कॉमन प्रोसेस से 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट निकले तो उस प्रोसेस का जो कॉस्ट है उसको ज्वाइंट कॉस्ट बोलते हैं। इन प्रोडक्ट का डिसीजन लेने के लिए हमें जरूरी है ज्वाइंट कॉस्ट को अपोर्शनमेंट किया जाए। ज्वाइंट प्रोडक्ट वाले चैप्टर में हमने पढ़े, तभी हमें पता चलेगा कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है, और अकॉर्डिंगली कॉस्ट पता होगा तो इनकी डिसीजन ले सकते हैं। यही लिखा है यहाँ पे, शट डाउन कॉस्ट। अगर हम बिजनेस को टेम्पोरली शट डाउन भी कर दे तो कुछ ऐसे खर्चे हैं जो होते ही होते, उसको बोलते हैं शट डाउन कॉस्ट। यानी कि शट डाउन करने के बावजूद ये कॉस्ट इनकर्ड होगी। मान लो मेरी क्या उलेन क्लॉथ की कपड़े की धंधा है, ठीक। अब ये तो विंटर्स में, गर्म सर्दियों का जो कपड़े हैं, विंटर्स में उलेन क्लॉथ के जो कपड़े ये बिकते हैं, समर में नहीं बिकते। मान लो समर में मैं बंद कर दिया अपना बिजनेस, तो कंप्लीट रूप से थोड़ी ना बंद करूंगा, गोदाम तो होगा ही, थोड़े बहुत स्टाफ तो होंगे ही देखने के लिए, ऑपरेशन बंद कर दूंगा। करेक्ट। तो बहुत सारे खर्चे कम हो जाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट तो लगेगा ही नहीं, फिक्स कॉस्ट बहुत हद तक कम हो जाएगा, पर कुछ फिक्स कॉस्ट तब भी लगेगा जिसको अनएवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। करेक्ट। और ये जो अनएवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है ना, यही क्या है यही है शटडाउन कॉस्ट। शटडाउन कॉस्ट तभी नहीं होते हैं जब परमानेंट शटडाउन कर दो। टेम्पोररी शटडाउन करने के बावजूद कुछ खर्चे हैं जो होंगे ही होंगे, अनएवॉइडेबल है, वो क्या है? शटडाउन कॉस्ट। चलिए, फिक्स कॉस्ट दैट कंटिन्यू टू अकर इवन इफ प्लांट इज टेम्पोरली शट डाउन, अनएवॉइडेबल कॉस्ट जैसे कि हो गए, ठीक, जैसे कि रेंट, डिप्रिसिएशन वगैरह। भले ही आप बना नहीं रहे हो, थोड़ा बहुत डिप्रेशन तो लगेगा ही मशीन का, ठीक। डिफरेंशियल कॉस्ट, इसका मतलब होता है, इसको इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल कॉस्ट भी बोलते हैं। चेंज इन कॉस्ट विथ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। मान लो पहले मैं 1,000 यूनिट बनाता था तो इतना खर्चे आते थे, अब मैं एक सॉरी 1100 यूनिट बनाया तो इतने खर्चे आए। अब यूनिट जो एडिशनल बनाया 100 यूनिट, उसके लिए जो एडिशनल ये कॉस्ट में चेंजेस आ रहे हैं ना, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। कॉस्ट में कितना डिफरेंट आया यूनिट में डिफरेंस करने से। ऐसे डिक्रीज करूंगा तो कॉस्ट डिक्रीज भी होगा, तो यूनिट को इंक्रीज करने से कॉस्ट कितना इंक्रीज होगा, यूनिट को डिक्रीज करने से कॉस्ट कितना डिक्रीज होगा। ये जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है ना कॉस्ट में, दैट इज डिफरेंशियल कॉस्ट। ये डिफरेंस आ क्यों रहा है? यूनिट में चेंज होने से। तो इसीलिए बोलते हैं चेंज इन कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन यूनिट, इसको डिफरेंशियल कॉस्ट बोलते हैं। एक बात बताइए, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहता है 1 यूनिट बनाओ या 10 यूनिट बनाओ, तो यानी कि ये चेंज ज्यादातर तो जनरली वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आनी चाहिए। कई बार अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट भी होता है, तो उस केस में फिक्स कॉस्ट की वजह से भी आ सकता है, पर जनरली जो डिफरेंशियल कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आनी चाहिए। तो इसीलिए लिखा है सिंस फिक्स कॉस्ट इज फिक्स, सो डिफरेंशियल कॉस्ट इज जनरली वर्ड यूज किया है वेरिएबल इन नेचर। ठीक है।
चलो अगला है नोशनल या इम्प्यूटेड कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट का मतलब खर्चा हुआ नहीं है। कई बार हम वो भी खर्चे ले लेते हैं डिसीजन मेकिंग में जो हुआ नहीं होता, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। या मैं किसी को पे थोड़ी ना करना है, मेरा कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ। मैं अपनी बिल्डिंग में बिजनेस करता हूँ, उस बिल्डिंग का रेंट चार्ज कर दिया, रेंट पे थोड़ी ना करना पड़ता है, नोशनल रेंट है। तो जो भी नोशनल कॉस्ट है ना, उसी को क्या बोलते हैं, इम्प्यूटेड कॉस्ट। ये इनकर्ड नहीं हुए होते, ये सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए रिलेवेंट होते हैं, अकाउंटिंग में नहीं लिया जाता है। कॉस्टिंग में डिसीजन मेकिंग भी करना है ना, कॉस्टिंग में लिया जाता है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, आपके पास एक एसेट है ओल्ड, करेक्ट, सेम अगर आज इसको रिप्लेस करके न्यू एसेट लेके आना हो ऐसे ही, तो इसका जो कॉस्ट है ना, इसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ न्यू सिमिलर एसेट, या कॉस्ट टू बी इनकर्ड टू रिप्लेस ओल्ड एसेट विथ न्यू एसेट। ठीक, कॉस्ट ऑफ सिमिलर एसेट इन द मार्केट, कॉस्ट नीड टू बी इनकर्ड टू रिप्लेस ओल्ड एसेट। अच्छा, एक होता है रियलाइजेबल वैल्यू। इसका मतलब क्या है, इस ओल्ड एसेट को आज के डेट में अगर आप सेल करोगे मार्केट में, तो कितना आपको नेट रियलाइजेबल वैल्यू रियलाइज होगा, कितने में बिकेगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट अलग था, रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब सिमिलर नया एसेट लेने जाए तो कितना पड़ेगा, और रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब यही एसेट को आज के डेट में बेचे तो कितने में बिकेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा इट इज डिफरेंट फ्रॉम रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, कंफ्यूज नहीं होना। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस का मतलब होता है जो खर्चे हमें एक्चुअल में करने पड़ते हैं अपने जेब से, जिसके लिए कैश आउटफ्लो होता है, वो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। एक बिजनेस में 99.9% खर्चे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होते हैं, सैलरी, रेंट, ये वो, ये सारे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है। एसेट आपने खरीदा, आउटफ्लो हुआ, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है। पर डिप्रिसिएशन जो चार्ज कर रहे हो वो तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस नहीं है, उसके लिए तो आपको कैश पेमेंट नहीं करनी। ठीक, डिसीजन मेकिंग के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट आप कंसीडर कर रहे हो या बजटिंग कर रहे हो, तो बजटेड कॉस्ट ले रहे हो, ये क्या है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस नहीं है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए कई बार आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस ना देख के एस्टिमेटेड कॉस्ट भी लेते हैं, पर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस का मतलब क्या है, वो सारे खर्चे जिसके लिए पेमेंट जाएगी। ठीक है, पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का वो हिस्सा जिसके लिए कैश आउटफ्लो देना पड़ता है आपको, जैसे कि सैलरी, रेंट। ठीक है, यूज फॉर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग सच एज न्यू ऑफर, मेक और बाय डिसीजन। पता है आपको, मैंने बोला था डिसीजन मेकिंग के लिए रिलेवेंट कॉस्टिंग जरूरी है। रिलेवेंट कॉस्टिंग मतलब ये ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट। ऑलरेडी जो कोई खर्च हो रही है ना कंपनी का, उसका हिस्सा नहीं बांटते थे इस पे, याद करिए मार्जिनल कॉस्टिंग में ये चीज पढ़ाई थी। जो ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है उसका हिस्सा नहीं बांटते थे। रिलेवेंट कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट, एवोर्डेबल फिक्स कॉस्ट लेते थे, यानी कि वही खर्चे लेते थे जो एक्चुअल में हम करने वाले हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। तो यानी कि डिसीजन मेकिंग में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस का रिलेवेंस थोड़ा बढ़ जाता है, अपोर्शनमेंट वाले खर्चे डिसीजन मेकिंग में लेते नहीं। ठीक है, अगला है प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब रॉ मटेरियल खरीदने से लेके फिनिश गुड्स बनाने तक का जो खर्चा है, बनाने तक का, एक गुड्स बनाने में जितने भी खर्चे लगते हैं वो सारे प्रोडक्शन कॉस्ट में आता है। एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर का खर्चा, ओवरहेड का खर्चा, टिल गुड्स, जब तक ये बन के फिनिश गुड्स ना हो जाए, सब प्रोडक्शन कॉस्ट है। एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल से लेके ऑल द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू मेक इट एज अ फिनिश गुड्स, ये सारे खर्चे क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट है। प्रोडक्शन कॉस्ट में रॉ मटेरियल का खर्चा प्लस कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देगा। अब रॉ मटेरियल तो है ही, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है तो और क्या क्या खर्चे लगते हैं, लेबर का खर्चा, और जितने भी इनडायरेक्ट खर्च है उसका एक कॉमन नाम है ना, ओवरहेड, ओवरहेड का खर्चा। तो इसीलिए प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या लिखा है, एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का खर्चा प्लस इसको फिनिश गुड बनाने के लिए और जितने भी खर्चे लगेंगे उनको बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट में लेबर एंड ओवरहेड आता है, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता है वेरिएबल कॉस्ट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट, याद करिए, ये तो बहुत बार बोल दिया मैंने। और फिक्स कॉस्ट क्या होता है, पीरियड कॉस्ट होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में पता है प्रॉफिट लॉस कैसे निकलता था, सेल लेस वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट, तो ये आता था कंट्रीब्यूशन
लेस फिक्स कॉस्ट तो ये आता था प्रॉफिट। ये बोलता था ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग, यही प्रोडक्ट कॉस्ट है, ये कंट्रीब्यूशन है, ये प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी है, और उसमें से ये घटाएंगे तो ये टोटल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। मार्जिनल कॉस्ट मानता है कि फिक्स कॉस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू, प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। वैसे ही ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग बोलता था कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों ही प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा है। हम दोनों ही यूज करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग के लिए, एंड ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग जो प्रोडक्ट हम रेगुलरली बना के बेच रहे हैं ना, उसकी कॉस्ट या प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए। चलो अगला है मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग तो सुन रहे हो, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है। कॉस्ट ऑफ वन एडिशनल यूनिट। 100 यूनिट बना रहा हूं तो 50,000 लग रहा है। 101 यूनिट बनाया 53,000 लगा। ये जो 3,000 एक एडिशनल यूनिट का लगा ना, यही है मार्जिनल कॉस्ट या इंक्रीमेंटल कॉस्ट बोलते हैं। ये थोड़ा बहुत डिफरेंशियल कॉस्टिंग जैसा नहीं है, बिल्कुल है। कई बार तो मार्जिनल कॉस्टिंग को ही डिफरेंशियल कॉस्टिंग बोलते हैं। फर्क क्या है, वहां पे जितना भी एडिशनल यूनिट बना रहे हैं उसके एडिशनल कॉस्ट को डिफरेंशियल कॉस्टिंग बोलते हैं। उसी को 1 यूनिट टर्म में एक्सप्रेस करोगे ना, 1 यूनिट एडिशनल बनाने के लिए कितना एडिशनल खर्चा लग रहा है, तो इसको मार्जिनल कॉस्टिंग बोलते हैं। और मैंने आपको सिखाया कि फिक्स कॉस्ट सिंस फिक्स है, तो ये जो एडिशनल खर्चा लग रहा है ना 1 यूनिट बनाने का, ये वेरिएबल वाला होगा, तो इसीलिए मार्जिनल कॉस्टिंग को वेरिएबल कॉस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक। स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट का एग्जांपल है, एस्टिमेटेड कॉस्ट का एग्जांपल है। स्टैंडर्ड कॉस्ट कॉस्ट को यूज करते हैं कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट या एस्टिमेटेड कॉस्ट यूज फॉर कॉस्ट कंट्रोल। एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर करते हैं, वेरिएंस आइडेंटिफाई करते हैं और एप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं। एब्सोल्यूट कॉस्टिंग, देखो कॉस्ट को ना 3 टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान लो मटेरियल कॉस्ट है 1 लाख, सेल्स है 10 लाख, और यूनिट है मटेरियल का 1000। ठीक है, अब ये जो मटेरियल कॉस्ट है ना, इसको 3 तरीके से लिख सकता हूं क्या। टोटल मटेरियल कॉस्ट 1 लाख, कॉस्ट पर यूनिट लिखना हो तो बताओ, 1 लाख का है, 1000 यूनिट लिया है, 100 रुपया। मटेरियल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल वैल्यू, सेल वैल्यू का कितना परसेंट है मटेरियल कॉस्ट, तो 1 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, 10%। किसी भी खर्चे को एब्सोल्यूट टर्म में लिख सकते हैं, पर यूनिट टर्म में लिख सकते हैं, या रिलेटिव टर्म जिसको परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस करके भी लिख सकते हैं, किसी और के परसेंटेज में। जैसे हमने सेल्स का कितना परसेंट एक्सप्रेस किया, ये जो है ना एब्सोल्यूट टर्म में, इसी को एब्सोल्यूट कॉस्ट बोलते हैं। करेक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोसेस या यूनिट एक्सप्रेस इन टोटलिटी, टोटल फॉर्म में जो एक्सप्रेस किया है। जैसे हमारे केस में मटेरियल कॉस्ट टोटल कितना इनकर्ड हुआ है, ये एब्सोल्यूट कॉस्ट का एग्जांपल। यूनिट फॉर्म में नहीं, टोटल फॉर्म में। यही लिखा है कि कॉस्ट को टोटल फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, यूनिट एज अ परसेंटेज फॉर्म में भी और यूनिट फॉर्म में भी। ये जो टोटल फॉर्म में एक्सप्रेस है ना, इसी को एब्सोल्यूट कॉस्ट बोलते हैं। किसी बच्चे ने वीडियो में कमेंट किया था कि सर आप कभी कभी खांसते क्यों रहते हो। देखो जब एफएम पढ़ा रहा था तो उस समय थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया था। कई बार मुझे इसकी प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत हो जाता है, मेडिसिन लेता हूँ ठीक हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं, आप पढ़ाते हैं, बोलना पड़ता है, नहीं बोलने पे नहीं आता है, बोलने पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, स्पेशली जब जब इन्फेक्शन थोड़ा बढ़ जाए तो उस केस में थोड़ी बहुत क्या कर सकते हैं। हाँ, आपने बोला था प्रिकॉशन लेने को, खूब पानी पीने को, पीते रहूंगा, कोई बात नहीं। चलो आ जाओ, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये क्या होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब वो खर्चे जिसके लिए कैश पेमेंट जरूरी है, इमीडिएट कैश पेमेंट, जिसके लिए हमें खर्चा करना पड़ेगा, कैश पेमेंट करनी पड़ेगी। सारे खर्चे जिसके लिए हम पेमेंट करते हैं ना, वो रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं अकाउंटिंग में, तो इसीलिए इनकी रिकॉर्डिंग होती है। जितने भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है
जिसके लिए कैश पेमेंट करनी है, सारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट के एग्जाम्पल है। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्योंकि अमाउंट पेड है, अमाउंट पेमेंट करनी है, अमाउंट हमें पता है, तो इसलिए इनकी रिकॉर्डिंग होती है। अगला है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब वो खर्चे जिसके लिए आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, जिसके लिए पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि एस्टिमेटेड कॉस्ट। कॉस्टिंग में डिसीजन मेकिंग के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट को भी कई बार कंसीडर करते हैं, पर क्या उसकी पेमेंट होती है? नहीं, ये तो डिसीजन मेकिंग के लिए बस निकाल रहे हैं। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट का एग्जाम्पल है। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब जिसके लिए कैश पेमेंट नहीं होती, ठीक है। अब सिंस इसके लिए कैश पेमेंट नहीं होती, तो इसके लिए क्या होगा? रिकॉर्डिंग नहीं होगी इसकी बुक में। कहाँ लिखा है? ये रहा, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट। जो खर्चे हम एक्चुअल में इनकर्ड करते हैं वही तो रिकॉर्ड करते हैं। इसको इकोनॉमिक कॉस्ट भी बोला जाता है। ठीक। अगला है वैल्यू एडेड कॉस्ट। एक रॉ मटेरियल, पता है, बहुत सारे खर्चे होने के बाद फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, ठीक। और फिनिश गुड्स में इसका सेल वैल्यू डिटरमाइन होती है। रॉ मटेरियल के कॉस्ट से लेके सेल वैल्यू के कॉस्ट तक जितने भी वैल्यू एडिशन हुई है ना, इसको वैल्यू एडेड कॉस्ट बोलते हैं। कैसे निकलेगा? सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के अलावा क्या क्या खर्चे और जुड़े होंगे रॉ मटेरियल में? लेबर का, सारे ओवरहेड प्लस प्रॉफिट भी जुड़ा होगा, तभी तो सेल वैल्यू आया होगा। तो इसीलिए वैल्यू एडेड कॉस्ट में कन्वर्जन कॉस्ट और प्रॉफिट जोड़ दोगे तो वैल्यू एडेड कॉस्ट आएगा। इन दोनों का डिफरेंस यही तो बचे। एबेंडन कॉस्ट। एबेंडन कॉस्ट का मतलब होता है कोई भी बिजनेस को अगर कंप्लीट शटडाउन करना है, बंद करना है, तो उस समय कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। ठीक है, क्लोजर ऑफ बिजनेस के लिए उसको बोलते हैं एबेंडन कॉस्ट। ठीक, एसेट वगैरह डिस्पोज ऑफ करने के लिए और भी छोटे मोटे हो सकते हैं बिजनेस क्लोजर से रिलेटेड खर्चे, दैट इज एबेंडन कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से रिलेटेड ये कुछ कॉमन टॉपिक है, यहाँ से पूछने के चांस ना के बराबर है और मेरे पढ़ाने लायक इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इस टॉपिक को मैं स्किप करता हूँ, आप खुद से देख लेना। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको ऐसा लगता है जैसे यूजर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का यूज कौन करता है? इंटरनल यूजर, मैनेजर, उसको पता है ना डिसीजन लेना है, तो कॉस्टिंग का नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कितने खर्चे लग रहे हैं। ठीक है, स्टाफ को यूज करना पड़ता है, एम्प्लॉय को यूज करना पड़ता है, इससे एक्सटर्नल यूजर ऑडिटर यूज करता है, क्रेडिटर यूज करता है, जो आपको दे रहा है वो आपको थोड़ा बहुत आपकी कंपनी की स्थिति भी तो पता करेगा, तो ऐसे ही है। अच्छा, एक बढ़िया कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए? तो सिंपल और इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि लोगों को समझ में भी आए और जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो इन्फॉर्मेशन हमें वहां से पता भी चले। एक्यूरेट होना चाहिए, ट्रांजेक्शन सही से रिकॉर्ड हो ऐसा होना चाहिए, एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करे ऐसा होना चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसके अंदर। फ्लेक्सिबल एंड एडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार चीजें चेंज कर पाए। एडॉप्टेबिलिटी का मतलब हमारे बिजनेस के नेचर अनुसार हम उसे अडॉप्ट कर पाए, हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए, ऐसा होना चाहिए। ये बहुत बेसिक चीजें आप खुद से कर लेना। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो किन बातों को ध्यान देंगे? एक तो अपनी नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस अनुसार ही सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। जैसे आप एक लैपटॉप भी खरीदते हो तो किन बात को ध्यान देते हो? अपनी रिक्वायरमेंट, है ना। एक गेमिंग करने वाले बच्चा बिजनेस अगर लैपटॉप खरीदेगा तो अपनी रिक्वायरमेंट देखेगा। अपनी जो ऑफिस में लैपटॉप या पीसी यूज करते हैं वो जब लैपटॉप खरीदते हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट अनुसार लेते हैं। तो स्पेसिफिकेशन तो बहुत है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, तो वैसे ही ऑब्जेक्टिव क्या है लेने का? थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग करनी है, कंप्लीट इंटीग्रेशन करना है, कैसा ऑब्जेक्टिव है, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा है, ये सारी चीजों को ध्यान देंगे। ठीक है, लिमिटेशन क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का? देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो करनी ही पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग अलग से करेंगे तो एक तो एक्सपेंसिव हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, रिकॉन्सिलेशन करनी पड़ती है। कॉस्ट अकाउंटिंग अलग चल रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग चल रहा है, रिकॉन्साइल करना पड़ेगा। इवन प्रॉफिट की भी रिकॉन्सिलेशन करते हैं, पढ़े हमने। ठीक, ये सारी चीजें हैं स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग किन किन चीजों को कवर करता है, किन किन दायरों को कवर करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग से हम कॉस्टिंग कर लेते हैं प्रोडक्ट का, कॉस्ट अकाउंटिंग से कॉस्ट की एनालिसिस करते हैं प्रोडक्ट का,
है ना, कि खर्चे एक्सेस इनकर्ड हो रहा है, कॉस्ट सेविंग किया है हमने, कॉस्ट कंपैरिजन कर सकते हैं हम अपने कंपिटिटर्स फॉर्म का। तो ये सारी चीजें ये बहुत बेसिक है, यहाँ से पूछने का चांस बहुत कम है। एक बार स्कैन कर लेना, मैंने आपको मोटा मोटी समझा दिया। जो मेन टॉपिक है ना, जो मेरे पढ़ाने लायक है, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए ये तीनों जरूरी है, कॉस्ट की अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये दोनों बेहद ही डिटेल में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में पढ़ाया है, चैप्टर नंबर 6। पहला लेक्चर में तो क्वेश्चन भी नहीं करा था, इतनी डिटेल में पढ़ाई थी, बस यही दोनों टॉपिक पे चला गया था। क्या बताया आपको, इन दोनों का डिफरेंस भी उसमें लिखा रखा है, तो दोबारा मुझे लिखाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत रिकॉल करा देता हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या है, रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन को रिलेटेड टू सारे रेवेन्यू एंड कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत काम नहीं है, अरे भाई जो प्रोडक्ट बना रहे उसका कॉस्ट और उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करना। इसका मकसद है कॉस्ट डिटरमाइन करना, प्रोडक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी निकालना, कोई डिसीजन लेना पड़े प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो सारी चीजें करना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है। कॉस्ट अकाउंट में नोशनल कंसेप्ट आता है, पर फाइनेंशियल अकाउंट सिर्फ हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। जरूरी नहीं प्रोडक्ट से ही रिलेटेड हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड ना भी हो, जैसे कि टैक्स पेड, ये प्रोडक्ट से रिलेटेड खर्चा है क्या, नहीं, पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेगा। जितने भी हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन है जो हो चुके हो, फाइनेंशियल अकाउंट रिकॉर्ड करता है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कैसे वैल्यू करते थे, कॉस्ट और एनआरबी विच इज वेरी लोअर। कॉस्ट अकाउंटिंग में कैसे इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं, कॉस्ट पे। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में नोशनल कंसेप्ट है, नोशनल एक्सपेंडिचर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं है। ये सारी चीजें पढ़ाई थी, तो इससे आपको डिफरेंस एक बार रिकॉल हो गया होगा। अब आते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे। ये मैंने आपको बताया ना, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इवन कई बार कॉस्ट मैनेजमेंट का भी कंसेप्ट अगर मैनेजमेंट यूज करता है ना अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे कि मैनेजमेंट बजटिंग करता है, मैनेजमेंट टैक्सेशन करता है, मैनेजमेंट प्लानिंग करता है, मैनेजमेंट फोरकास्ट करता है। ये सारी कौन से कंसेप्ट को यूज करके करता है, अकाउंट का कंसेप्ट, कई बार फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसेप्ट, कई बार छोटा मोटा कॉस्टिंग का कंसेप्ट। कॉस्टिंग वर्ड लिखा नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ, बुक में देखोगे तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिखा है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इनको यूज करके अपनी जो डिसीजन लेता है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आती है। ठीक, अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस पूछे तो, कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तो ये तो लिखा रखा है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को बोले तो आप बेसिक रूप में लिख सकते हैं जितना मैंने आपको पढ़ाया। चलो, उसके बावजूद मैं थोड़ा बहुत आपको ये चीज टिक करा देता हूँ, बहुत ही बेसिक है। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ अकाउंटिंग पे ध्यान देता है ना, तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को कवर करता है, क्वांटिटेटिव डेटा को कवर करता है। पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग को तो डिसीजन भी लेना है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को कवर करता है, क्योंकि इसको डिसीजन लेना है। कॉस्ट की ऑब्जेक्टिव क्या है, कि डेटा प्रोवाइड करे कॉस्ट असर्टेन करने के लिए। कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करे और कॉस्ट निकाल के बताए हमें। ठीक, पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ये हो गया एरिया। देखो, ये इसका ना लिमिटेड स्कोप है, लिमिटेड स्कोप है। ये सिर्फ कॉस्ट निकालने पे ध्यान देता है कि कॉस्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट प्राइसिंग कर लेंगे, कॉस्ट निकालेंगे तो कॉस्ट कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग पे एक ब्रॉडर कंसेप्ट को कवर करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बजटिंग, टैक्सेशन, प्लानिंग, ये सारी चीज आती है। ठीक, अब सिंस कॉस्ट अकाउंटिंग हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, तो देखो पास्ट और प्रेजेंट डेटा को बस ध्यान देता है, जो हो चुका उसको रिकॉर्ड करेगा, जो अभी चल रहा है उसको रिकॉर्ड करेगा। ठीक, लेकिन सिंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिसीजन लेना है, तो सिर्फ प्रेजेंट डेटा को नहीं, फ्यूचर डेटा को भी, पास्ट डेटा को ध्यान तो देता ही होगा डिसीजन लेने के लिए, पर फ्यूचर डेटा को भी। जैसे बजटिंग करने के लिए तो हमें एस्टिमेटेड कॉस्ट यूज करना पड़ता है ना, तो फ्यूचर डेटा भी यूज होते हैं, फ्यूचर फोरकास्ट भी यूज होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज नहीं होते। कॉस्ट अकाउंटिंग में जब डिसीजन लेना हो तो थोड़ा बहुत यूज होते हैं, और डिफरेंस में आपको ये लिखना है। कॉस्ट अकाउंटिंग करने के लिए प्रॉपर हमें मेथड प्रिंसिपल पता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को फॉलो करके कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, है ना। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो अपने डिसीजन मेकिंग के लिए कर रहे हैं, तो हमें जैसे अपने डिसीजन लेना है उस रिक्वायरमेंट अनुसार हम अकाउंटिंग कर देंगे मैनेजमेंट का।
ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोई भी स्पेसिफिक प्रिंसिपल रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करता। कॉस्ट अकाउंटिंग क्योंकि कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है, स्टेटमेंट बनानी है, तो इसलिए प्रॉपर एक प्रिंसिपल फॉलो करता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है, चलो चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। जितने भी टॉपिक थे वो मैंने करा दिया। जरा हमें एमसीक्यू देखना है जो बुक ने प्रोवाइड कर रखा है थोड़ा बहुत। अब करा दिया तो एमसीक्यू भी तो देख ही ले, किस लेवल का एमसीक्यू पूछ रहे हैं। एनीथिंग फॉर विच सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कोई ऐसी चीज जिसका सेपरेटली हम कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं उसको कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कॉस्ट कंट्रोल, इट इज अ करेक्टिव फंक्शन। बताओ, नहीं पूछा है विच ऑफ फ्लोइंग इज ट्रू, नॉट ट्रू नहीं, ट्रू सही है, ये तो गलत है। कॉस्ट कंट्रोल प्रिवेंटिव फंक्शन है। इट चैलेंज ऑल, इट चैलेंज द सेट स्टैंडर्ड। यहां देखो, इट एंड व्हेन टारगेट इज अचीव, कॉस्ट कंट्रोल ट्रू, एंड हो जाता है जब टारगेट अचीव हो जाता है। इट चैलेंज सेट स्टैंडर्ड, नहीं चैलेंज नहीं करता। ठीक, चैलेंज कौन करता है, कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन चैलेंज करता है स्टैंडर्ड को, इसको तो बस स्टैंडर्ड को बीट करना है और कुछ नहीं। इट इज कंसर्न विद फ्यूचर, नहीं ये तो कॉस्ट कंट्रोल है जो कंसर्न विद फ्यूचर होता है। ये कंसर्न होता है किससे, प्रेजेंट एंड पास्ट से। कॉस्ट यूनिट यूज इन पावर सेक्टर, पावर सेक्टर है तो किलोवाट आवर, और क्या। प्रोसेस कॉस्टिंग इज सुइटेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, नहीं इसमें तो सर्विस कॉस्टिंग लगता है। केमिकल, हाँ जी केमिकल वगैरह में 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेस होकर गुजरता है गुड्स। ठीक, ऑयल रिफाइनरी, केमिकल, सॉप इंडस्ट्री, इनमें प्रोसेस कॉस्टिंग लगते हैं। डैम कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लगता है। फर्नीचर मेकिंग में, अब देखो ये तो फर्नीचर इंसान के रिक्वायरमेंट अनुसार होता होगा ना, जॉब कॉस्टिंग लगता है। विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल सीक टू अटेन लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट अंडर बेस्ट कंडीशन, गलत। कॉस्ट कंट्रोल पता है एग्जिस्टिंग कंडीशन में, बेस्ट कंडीशन नहीं, एग्जिस्टिंग कंडीशन में लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट अटेंड करने की कोशिश करता है। कॉस्ट कंट्रोल फोकस ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट, करेक्ट। कॉस्ट रिडक्शन इज अ करेक्टिव फंक्शन, करेक्ट। कॉस्ट कंट्रोल एंड व्हेन टारगेट इज अचीव, करेक्ट। यानी कि सिर्फ शुरू वाला जो था वो गलत था। छोटी छोटी देख रहे हो, बारीकी पे पूछ रहा है। एडवांटेज ऑफ आईटी इन कॉस्ट अकाउंटिंग, अरे देखो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए अगर आईटी लेके आए, आजकल के जमाने में तो अकाउंटिंग होती है आईटी से, सिस्टम लगा लेते हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम लगा लेते हैं। ठीक जब आईटी आ जाएगा, हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे डिपार्टमेंट का डेटा एक्सेस कर पाएंगे, रिपोर्ट इजिली बन जाएगा, टाइम सेविंग होगा, डुप्लीकेसी ऑफ वर्क नहीं होगा। आज के डेट में जाओ एक शोरूम में, अगर आप बोलोगे कि ये प्रोडक्ट है क्या, तो वो बोलेगा नहीं। आप बोलो किस आउटलेट में मिल जाएगा, 1 सेकंड में चेक करके बता देगा कंप्यूटर में। ये क्या है, आईटी के यूज से ही तो हो रहा है, टेक्नोलॉजी के यूज से तो हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो एडवांटेज क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस फंक्शन, बिल्कुल सब डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट कर देता है। आप इजिली जो बिलिंग काउंटर है ना, वहां से भी इन्वेंट्री चेक हो जाती है कि इन्वेंट्री में ये स्टॉक बढ़ी है कि नहीं, इंटीग्रेट हो रखा है। रिडक्शन इन मल्टीसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, बिल्कुल सही बोल रहा है। ये सेकंड पॉइंट आपको बताता हूं अभी, बिल्कुल सही बोल रहा है। एक ही बार बार मल्टीप्लिसिटी नहीं होगा। ठीक है, कस्टमाइज रिपोर्ट कैन बी प्रिपेयर, ये भी सही बोल रहा है। हमें जो रिक्वायरमेंट चाहिए, अगर आईटी है फिल्टर लगाएंगे, उतना रिक्वायरमेंट अनुसार डेटा मिल जाएगा। स्टॉक नीड टू बी रिकनसाइल विद गुड्स रिसीव नोट, नहीं करने की जरूरत नहीं है, आईटी है खुद ही रिकनसाइल कर देता है। ठीक है, चलो अ टैक्स पेयर चार्जेज मिनिमम 80 एंड देयर आफ्टर 12 पर किलोमीटर, द बिहेवियर ऑफ कॉन्वेंसीज, इसमें फिक्स है 80 रुपया, प्लस वेरिएबल भी है, कितना 12 पर किलोमीटर। अब बताओ इसको क्या बोलते हैं, जहां फिक्स भी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ए लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक कंपनी है ए लिमिटेड, इसके पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, P1, P2 एंड P3।
ईच डिपार्टमेंट हैज 2 मशीन डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट में इंडिविजुअल मशीन डिपार्टमेंट है, दो। चलो, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ कॉस्ट सेंटर। अब देखो, हर एक मशीन डिपार्टमेंट में खर्चे हो रहे होंगे, इनका खर्चा हम निकाल सकते हैं, तो ये तो कॉस्ट सेंटर है। दोनों मशीन डिपार्टमेंट को ध्यान दोगे तो ये तो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंडर में ही आता है ना, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जितना गुड्स बन रहे हैं इसका भी खर्चा हमें निकालना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा गुड्स पे चार्ज करेंगे, तो ये भी कॉस्ट सेंटर है। कहने का मतलब ये इंडिविजुअल सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हम खर्चा निकालते हैं तभी तो प्रोडक्ट पे चार्ज करते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर मशीन डिपार्टमेंट है जिनमें खर्चे होते हैं प्रोडक्ट बनते टाइम, तो ये भी कॉस्ट सेंटर का एग्जाम्पल है। कॉस्ट सेंटर का मतलब जो कि कॉस्ट इनकर्ड करता है, जो कि कॉस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिसका काम है कि कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करे, वो कॉस्ट सेंटर है। ठीक, कौन सा कॉस्ट सेंटर नहीं है, तो ए लिमिटेड कॉस्ट सेंटर नहीं है, ये कंपनी है, ये प्रोडक्शन नहीं कर रही, ये तो बस एक एंटिटी है, इसके अंदर जो डिपार्टमेंट है ये कॉस्ट सेंटर है। ठीक है, ए लिमिटेड इज नॉट अ कॉस्ट सेंटर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में बोला था मैंने, एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट एंड प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, यही पढ़ाया था। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऐसा कुछ था क्या? नहीं, ये तो प्रोडक्शन कॉस्ट का ही हिस्सा है। प्रोडक्शन कॉस्ट एक क्लासिफिकेशन था, उसके अंदर मैंने डायरेक्ट कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड आपको एग्जांपल दिया था। फिक्स कॉस्ट ऐसा भी कुछ नहीं है, यहाँ तो फंक्शन वाइज क्लासिफाई है ना, सेलिंग के लिए सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, तो फिक्स के एग्जांपल। लेकिन क्लासिफिकेशन ऐसा है क्या? क्लासिफिकेशन वैसा है जैसा मैं बता रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इनडायरेक्ट ओवरहेड, ये तो नहीं था। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ही एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बोलते हैं, ये था फंक्शनल क्लासिफिकेशन में। टिकट काउंटर इन अ रेलवे स्टेशन इज एन एग्जांपल ऑफ, टिकट काउंटर पे क्या होता है? सेल करते हैं टिकट, रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू सेंटर का एग्जांपल है। गवर्नमेंट कंपनियां जो है जैसे कि नवरत्न हो गई, महारत्न हो गई, ये किसका एग्जांपल है? इन्वेस्टमेंट सेंटर का एग्जांपल है। डिसेंट्रलाइज ब्रांच हो गया, या फिर एक ही कंपनी के अलग अलग ब्रांड हो गए, ये किसके एग्जांपल है? प्रॉफिट सेंटर के एग्जांपल है। ठीक है, डिफरेंट कॉस्ट सेंटर दो हमने पढ़ाया था, ये आप लिख दोगे। ठीक है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन, वेरिएबिलिटी यानी कि बिहेवियर के बेसिस पे, फिक्स, वेरिएबल, सेमी फिक्स, कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। अब मुझे नहीं लगता, एक बार पढ़ के देखना, सारा आपको आसान लगेगा। मेथड ऑफ कॉस्टिंग कौन सा यूज होता है? ट्रांसपोर्ट में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज होता है, पावर में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ऐसे आप कर लेना। ठीक है, आसान है। इंटीरियर डेकोरेशन में क्या है? क्या जॉब कॉस्टिंग। चलिए, वैसे ही यहाँ पे राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग इंडिकेटिंग विच काइंड ऑफ इंडस्ट्री अंडरटेकिंग एंड डिफरेंट मेथड यूज होते हैं। ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, ये भी एग्जांपल मैंने आपको ऊपर दे रखा है। अगर एक बार आपको याद हो तो आप इजीली लिख सकते हैं कि ये टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग या टाइप ऑफ कॉस्टिंग है, किस इंडस्ट्री के लिए यूज होते हैं। बैच में बनने वाले जितने भी हैं, मेडिसिन हो गया, नट्स एंड बोल्ट हो गया, टॉय हो गया, वहां पे क्या यूज होता है? बैच कॉस्टिंग। ऐसे ही आपको याद होगा, आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों से विदा चाहूंगा। वीडियो पसंद आया तो चाहूंगा आप लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। ठीक, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। टिल एंजॉय करते रहिए। अगर बढ़िया लगा चैप्टर नंबर 1, ऐसा लगा कि सर मजा आ गया, लिखना जरूर कि सब सर हमको समझ में आया, मजा आया। कोई डाउट है तो ये भी लिखना, अगले लेक्चर में ले लूंगा। ठीक है, चलो।